अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ नावल का 5th पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छा लग रहा होगा। वैसे तो बहुत ही सस्पेंसिव सा नावल चल रहा है। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने रीड किया ही है कि माहिल और अलेक्जेंड्रा वाला सीन कि माहा के साथ क्या हुआ। जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ पहले पिछले पार्ट रीड कर लें ताकि उनको नावल समझ आए। स्टोरी इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है, क्लाइमैक्स पर है, को बहुत सारे राज खुलने वाले हैं और बहुत सारों के चेहरे पे से पर्दे भी उठेगा और बहुत सारे इकरार भी होंगे और बहुत सारी नाराज़गियाँ भी होंगी। जिसको भी नावल अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इस नावल के पार्ट और इस जैसे और भी बहुत सारे नावलों के अच्छे नावल्स आपको मिलते रहें। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा और अपना रिव्यू कमेंट में दीजिएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। नताशा का लहजा हद से ज़्यादा बुलंद था। वो लफ्ज़ों को अपना ही रंग देती बोल रही थी। वो लोग जो हॉल में बैठे थे रो रहे थे, सिसक रहे थे, सब लोग खामोश हो गए। आरजू ने गुम चेहरा ली नताशा के लबों पर तंज़ मुस्कुराहट को देखा था। उसका दिमाग माऊफ हुआ था। सब लोग अपनी जगहों से उठ गए। दानियाल, जिसे अभी जमशेद खान ने घर भेजा था, वो भी आगे बढ़ा रहा था। आरजू को ऐसा लगा जैसे कई मौत के रास्ते उसके जानिब चले आ रहे हैं और मौत का फरिश्ता वो नताशा हो जो पूछ रही थी, बताओ किस रास्ते जाना पसंद करोगी। दानियाल ने ही बताया था कि जमशेद खान और हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, वो माहा को लेकर आएंगे। जमशेद साहब ने ज़बरदस्ती मेराज और दानियाल को घर भेज दिया था। वो सीधा पुलिस का मामला था और जमशेद खान काम और फैमिली दोनों को अलग रखते थे, वरना दानियाल तो सीधा अंदर जा रहा था। वहाँ 300 के करीब आदमी देख जमशेद साहब ने उसे रोक लिया था। वो घर आया और सफ़िया बेगम को तसल्ली दे रहा था जब वो मज़ीद रोने लगी थी। और अब नताशा के अल्फाज, तुम अभी माहा से ही बात कर रही थी ना, बोलो ना, तुमने अब हम सबको क्यों नहीं बताया। आरजू, कितना परेशान है हम। नताशा फिर से बोली थी। आरजू को चेहरा लिए सबको देख रही थी जो उसे ही देख रहे थे। ज़बान में हरकत ही पैदा नहीं हो रही थी। वो हमेशा दूसरों की मुश्किलात में चंगेज़ खान बन जाती थी और अपनी मुश्किलात में भीगी बिल्ली। ऐसा नहीं है, आरजू बोली तो उसे खुद की आवाज़ किसी गहरी खाई से आती मालूम हुई थी। आवाज़ लड़खड़ा गई और यहाँ बाकी सबको हैरत मज़ीद हुई। उसका लड़खड़ाता लहजा बता रहा था वो झूठ बोल रही है। आरजू, सच बताओ, तुम्हें पता था पहले से सब कुछ। आगा जी की करख्त आवाज़ गूंजी। आरजू के गले में गिल्टी उभरती थी। दिल किया नताशा का फ़ोन करके जेल ही चली जाए, यहाँ से तो बच जाएगी। सब उसे घूर रहे थे और सब तेज भरी नज़रें तो दानियाल सफ़ीर खान की थी। नहीं वो आगा जान, वो बोली तो आगा जान ने हाथ खड़ा करते उसे चुप करवा दिया था। हाँ या ना, अपनी मामा की कसम खाकर बताओ, क्या तुम जानती थी माहा के निकाह के बारे में। इससे पहले आगा जान बोलते दानियाल आगे बढ़े। अल्लाह यार दानियाल, तुमने क्या किया ये। उसका बाजू दबोचे बोला था। आरजू के हाथ से मोबाइल छूटते ज़मीन पर गिर गया था। दानियाल की आंखों में अजीब सी शफ़ाक़ियत थी जिसे देखते आरजू को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, खाओ कसम अपनी मामा की, वो चीखा था। और इधर आरजू को लगा बस जान निकल गई। इतना गुस्सा था उसकी नीली आंखों में जिससे अभी आरजू को ज़िंदा ही जला देगा। आरजू, रुखसार बेगम ने बेयकीनी से उसे पुकारा। उसकी आंखों में पानी तैर गया था। वो झूठ नहीं बोल सकती थी, वो फंस चुकी थी। वो हमेशा गलत जगह क्यों फंसती थी। नताशा ने लबों पर हैरत का इजहार करते हाथ रखा। दर हकीकत वो अपनी हंसी छुपा रही थी। दानियाल की गिरफ्त आरजू के बाजू पर सख्त तर हो गई थी। वो लहू छलकाते चेहरे से आरजू को देख रहा था। सर्द नजरें इस छोटी सी आफत पर डाली थी। आरजू खान, जवाब दो, हाँ या ना। वो दहाड़ा था इतनी शिद्दत से कि आरजू के आंसू गालों पर फिसल गए थे। उसने ज़ोर से आंखें मीच लीं और सर झुका गई थी। हाँ। उफ़ अल्लाह। वो सर झुकाए आंखें नीचे वो बोली और सब ने हैरत से उसे देखा था, शदीद हैरत से, जैसे ऐसी हरकत की तवक्को कम अज़ कम नहीं हो उससे। नताशा की आंखों में चमक पैदा हो गई थी। दानियाल ने उसका हाथ छोड़ दिया। आरजू ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी, शदीद बेयकीनी, और आरजू का दिल कटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। वो पीछे हटा। आरजू ने धुंधलाई नज़रों से उसके पीछे होते कदम देखे। वो लब भींचे हद से ज़्यादा गुस्से में छोटे से टेबल को पूरी कुव्वत से ठोकर मारते आगे को बढ़ गया था। उस पर रखा शो पीस किरची किरची हो गया था, बिल्कुल आरजू खान के दिल की मांद। अभी तो मोहब्बत की पहली दहलीज पर खड़ी थी वो, और मन चाहे शख्स की नाराज़गी आधी जान तो वही निकाल लेती है। और आरजू ने देखा वो शदीद गुस्से में बालों में हाथ फेरता वहाँ से निकला था। बाबा, उसने शहीद साहब को देखा। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए पलट गए थे। गर्ज हर कोई वहाँ से पलट गया था, लेकिन दिल तो उस शख्स के पलट जाने पर खफा हो गया था। नताशा सीने पर बाजू बांधे 2 कदम उसी के जाने बढ़ी। क्या हुआ, डर लग रहा है। अपने से ऊंचे मुकाम की ख्वाहिश नहीं करते। जब इंसान गिरता है ना तो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है।
नताशा झुकते हुए बोली थी। आरजू ने नफरत भरी नज़रों से उसे देखा था। वो लब भीज गई थी, जबकि नताशा की आंखों में जो चमक थी वो मज़ीद बढ़ गई थी। मैं आरजू खान हूँ, मुझे सब ठीक करना आता है, मगर मैं गिरकर उठना जानती हूँ। मैं बर्बाद कर देती हूँ जो मुझसे मेरे मुकाम को छीनने की कोशिश करे। वो ज़ब्त से बोली थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। नताशा को एक पल को हैरत हुई थी। उसकी आंखों में एक अनछुई आग थी। वो पलट गई और अपने कमरे में बंद हो गई थी, जबकि नताशा की आंखों में उभरती चमक मांद पड़ी थी, अब गुस्से में तब्दील हो गई थी। वो किसी काली घटा की मांद उसके पास बैठा था, उसके बेहद करीब बैठते वो उसके जर्द रंग चेहरे को देख रहा था। दिल गुजारिश कर रहा था वो उसे छुए, उसके हर नकूश को महसूस कर ले, अपने दिल पर ठंडे ओस के कतरे बरसाए, उसे छुपा कर ले जाए, लेकिन वो शख्स ऐसा नहीं कर सकता था। नींद के इंजेक्शन के ज़ेरे असर वो सो रही थी और वो पास बैठा उसे तक रहा था। यही कोई 1 घंटे से उसकी सांसों की आवाज़ खुद में उतार रहा था, जो उसके कानों से होती हुई उसके दिल में उतरती सरूर बख्श रही थी। बटरफ्लाई, इंतहाई भोजल आवाज़, दिल मानो हलक में आ गया हो। दिल शिद्दत से धड़कने लगा था। तकिए पर बिखरे उसके काले सियाह बालों को देखा। हेज़ल ग्रीन आंखों में एक शोर सा बरपा हुआ था। वो नरमी से झुका और आहिस्ते से नर्म लम्स उसकी पेशानी पर छोड़ गया। दिल, उसके लबों से फड़फड़ाता सा लफ्ज़ निकला। वो इंतहाई करीब से उसकी नकाहत ज़दा चेहरे को देख रहा था। हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों को छुआ। एक हल्की मुस्कुराहट उभर गई थी। हाय, वो मुस्कुराहट इतनी मुकम्मल थी जैसे कुल कायनात मिल गई हो उसे। सीने में कुछ धड़क रहा था। बटरफ्लाई, शायद दिल की खबर होने लगी है मुझे। वो उसके हाथों को उठाते अपने दिल के मुकाम पर रख गया था। उसका लहजा अजीब तिलिस्म ज़दा सा था, भारी दिलसोज आवाज़। तुम्हारे दर्द से तकलीफ़ होने लगी है। कई 100 लड़कियां मेरे एक इशारे पर मुझ पर अपना आप लुटा दें, पर तुम बटरफ्लाई, तुम्हारे दिल की धड़कनें मेरे इशारों की पाबंद नहीं हैं, ये खुद तो धड़क रही हैं। मेरा उसकी सांसें भारी हुई थी। वो आहिस्ते से झुका और सुलगते लब उसके लबों पर रख गया। दिल व रूह में एक सुरूर सा उतर गया था। वो कई पल झुका रहा था। दिल तेज़ी से धड़क रहा था और माहा खान, उसकी धड़कनें नींद में भी मध्यम पड़ने लगी थीं, जैसे वो पहचान गई हो वो उसके करीब है, बेहद करीब। मुझसे दूर रहो तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगी बटरफ्लाई। वो झुकते हुए वो झटके से उससे दूर हुआ था। वो उससे दूर हो जाना चाहता था। वो कैसे उसे कबूल कर लेता? क्या वो नहीं जानता था कि वो कौन थी? वो उसके दुश्मन की बेटी थी, वो दुश्मन जिसकी खातिर उसका बचपन ख़त्म हो गया। वो वापस से उसके पास बैठ गया, नज़रें उसके चेहरे पर टिका गया था। नज़रें गुस्ताखी की कहीं और टिक ही नहीं रही थी। बार बार भटक कर दिल मचलता उसके करीब जाने की दुहाई दे रहा था। दिल चीख चीख कर कह रहा था, अलेक्जेंडर, वो लड़की तुम्हारे इशारों की मोहताज नहीं है। तुम बदला लेते लेते ख़ुद को ही फना कर लोगे। बस करो, ख़त्म कर दो सब, किसी को कुछ मत बताओ। वो सामने वजूद है ना, उसे छुपा लो खुद में। शट अप यू डैश, वो दांत पीसते हुए चीखा था। उसने अपने दिल को खामोश करवाना चाहा था। उसके अंदर से एक कहकहा गूंजा था। इसने महा को देखा था। वो अब भी सुकून से सो रही थी। यकीनन सुकून आवर मेडिसिन का असर था। उसने धीरे से अपने मजबूत भारी हाथों में उसका नाजुक मखरूती हाथ कैद किया और वो उसके हाथ को ज़ोर से जकड़ गया था। तुम बहुत ख़तरनाक हो, वो बस इतना ही बोला था। फिर आहिस्ते से दिल को सरूर बख्शते, जज्बों को राहत देते उसने वो नाजुक हाथ लबों से लगा लिया था। एक ज़ोरदार कहा फिर से उसके अंदर से गूंजा था। वो लब भीज गया। बाकी की रात उसे देखते आंखों में ही कट गई थी। इतनी फरागत थी उसे, वो इतनी फुर्सत से उसे तक रहा था। दुनिया भुलाए, हाय, उसकी तो दुनिया भी वही होने वाली थी अनकरीब। वो चारों शाने चित हो जाएगा। अलेक्जेंडर दी डेडली गैंगस्टर के नस नस में महा खान का जुनून दौड़ जाएगा, जिससे वो चाहकर भी निजात हासिल नहीं कर पाएगा। वो उसके चेहरे को देख रहा था। कुछ घंटों पहले उसने उन काली आंखों में देखा था जहां सरकशी उभर आई थी। वो लड़की मोहब्बत को छुपा गई थी। अलेक्जेंडर ने सर झटका। तो क्या उसे कौन सा उससे मोहब्बत थी? हरगिज़ नहीं। 100 लड़कियां आईं और 100 गईं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो बस उसे बर्बाद करना चाहता था। दिमाग ने शिद्दत से उसे बावर करवाया था कि वो क्यों उसकी ज़िंदगी में है और कहाँ खड़ा है। बस इससे आगे कुछ ना कहो। मोहब्बत, मुझे पता है तुमको मुझसे नहीं मोहब्बत, मुझे पता है। मैंने भी तो कह दिया है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर क्या है हकीकत, मुझे पता है। ग्रेट। वो सर झुकाए हुए बेड पर टांगे नीचे लटकाए बैठी थी। ज़ब्त के बावजूद आंसू बह रहे थे। रात का पहर था। किसी ने उससे वजाहत नहीं मांगी थी सिवाय आयशा के, जिसे वो सारी बात बता चुकी थी। आयशा ने उससे हौसला दिया था, लेकिन वो हौसला क्या काफ़ी थी उस शख्स की नाराज़गी के आगे जिसके लिए दिल में जज्बात पैदा होना शुरू हो चुके थे। आंसू आंखों से निकलते
जिन्हें वो बेदर्दी से रगड़ डालती थी। अभी आंखें रगड़ती जब आंसू मज़ीद शिद्दत से बाहर निकल आते। ढीठ थे बिल्कुल उसकी तरह, आंखें सुर्ख हो रही थी, नाक भी सुर्ख हो गई थी। वो सूसू करते उठकर बालकनी में आई थी। ऊपर आसमान की तरफ देखा, चांद गायब था। आरज़ू को शिद्दत से चांद की कमी महसूस हुई थी और फिर नीचे देखा, दिल मज़ीद दर्द से भर गया। दानियाल लॉन में रखी कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथों में कॉफ़ी वाला कप था और साथ नताशा बैठी थी। उसके साथ जाकर बैठा हुआ कोई नहीं मिला। खामोश आंसू फिर से बह निकले थे। आंसू क्यों थे? दानियाल ने उस पर यकीन नहीं किया था। दानियाल उसकी नाराज़ था या फिर दानियाल किसी और के साथ था, उसे पता ही नहीं चला। जब वो आंसू गालों पर बह निकले थे, उस शख्स की सर्द महरी दिल को तकलीफ़ पहुंचा रही थी, या शायद तकलीफ़ एक बहुत छोटा लफ्ज़ था। आरज़ू का दिल तो ऊंची ऊंची रोने की को कर रहा था। वो वापस पलट गई थी। बेड के साथ टेक लगाए वो ज़मीन पर बैठी सर हाथों में गिराए रोने लगी थी। हर कोई घर में परेशान था। सफ़िया बेगम की तबीयत बिगड़ रही थी और आरज़ू खां को इन सब की वजह वो खुद लग रही थी। उसने कहा था वो नताशा को हरा देगी, वो खुद हार गई थी। दुपट्टे से बेनियाज वो बिखरे बालों में बेबस रो रही थी। सिसकियाँ कमरे में गूंजती, माहौल को दिलसोज बना रही थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी उसकी। आहिस्ता से दरवाज़ा खुला था। वो रोने में शगल में इस कदर मसरूफ़ थी कि उसे पता ही नहीं चला। सितमगर अंदर आए, लब भीजे, सुर्ख आँखें लिए उसे ही देख रहा था। आंखें लाल अंगारा हो रही थीं, जबड़े भीजे, वो आंखें मीच गया था। उसने कहा था उसका सुकून बर्बाद हो जाएगा और सामने बैठी लड़की ने वही किया था। वो आहिस्ते से चलता उसके करीब आया था। वो हाथों में सर गिराए रो रही थी। सरापा अपनी तमाम हशर सामानियों समेत वाज़ा था। वो लब मज़ीद सख्ती से भीज गया। अपने कंधों पर फैली शॉल उतार कर झुककर पीछे से उसके कंधे पर देते उसके वजूद को छुपा गया था। आरज़ू ने सर उठाकर देखा। वो सामने हद से ज़्यादा सुर्ख चेहरा लिए खड़ा था। नीली आंखों के किनारे भी सुर्ख थे। फिर कंधों पर लिपटी उसकी शॉल को देखा। आरज़ू का दिल शिद्दत से फट जाने को चाहा था। वो तो हमेशा उसकी ढाल बन जाता था, उसकी इज्जत रखता था। वो नीचे बैठ गया उसके करीब ही। फिर धीरे से आरज़ू को बगैर देखे उसका सर अपने कंधे पर रख लिया और बस यही सारे बातें तमाम हो गई थी। मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगता है जब ये शॉल डालता। बस यहीं पर इंसान फ्लैट। और किस किस को पसंद है वो प्लीज़ कमेंट में बताना। वो उसकी बाजू मजबूती से जकड़े फूट फूट कर रोती थी। वो लब भीजे बैठा रहा था और वो रोती रही थी। उसके कंधों पर सर रखे उसका दिल बंद हो रहा था। कमरे में उसकी हिचकियाँ गूंजने लगी थीं। मेरा इरादा हर्ट करने का नहीं था। क्यों नाराज़ हैं आप मुझसे? वो सर उठाए बोली थी, लड़खड़ाते लफ्ज़ों के दरमियान, जबकि वो सामने न जाने कहाँ देख रहा था। आरज़ू का दिल शिद्दत से तड़प उठा था। उसने दिल में उठते उबाल को आंसुओं के ज़रिए फिर बहाया। वो जवाब नहीं दे रहा था, बस खामोशी से बैठा था। उसने आरज़ू खान को रोने के लिए अपना कंधा फराहम किया था, लेकिन आरज़ू खान को तसल्ली के लिए उसके अल्फाज चाहिए थे। खान सुने, मुझे समझ नहीं आ रहा था तब। वो हिम्मत करते हुए उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसका चेहरे को हाथों के प्यालों में भरते सिसकते हुए बोली थी। दानियाल ने आंखें बंद की थीं। वो लड़की ज़ख्म देने के बाद मरहम रखती भी तो दिल को सुलगा देती थी, जज्बों को मज़ीद बढ़ा देती थी। सो जाओ जाकर। वो बस इतना ही बोला था। उसने सुर्ख पड़ती नज़रें उठाकर देखा और फिर से रोने लगी थी। रोते रोते उसके माथे से माथा टिका गई थी। सिसकियाँ, उसके गर्म सांसों की तपिश, गुदाज वजूद के करबत ने दानियाल के दिल में तूफ़ान सा बर्पा किया था। सॉरी, वो रोते हुए बोली थी। दानियाल ने जबड़े भींचे, उसके बाजू दबोचे थे, उसे खुद से दूर कर दिया था। वो उसकी कुर्बत में होश खोने के दर पे था। सो जाओ आरज़ू, मेरा ज़ब्त को मत आजमाओ। तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे झेल सको। वो नीली आंखें उसके सिसकते चेहरे पर गाड़े बोला था। उसका दिल बगावत कर रहा था, जबकि आरज़ू रोते हुए सर झुका गई थी। दुश्मन ही सही, लेकिन शौहर तो था ना तुम्हारा। उसकी ज़ुबान से शिकवा फैला था। आरज़ू ने सर उठाकर उसे देखा, जो मुठ्ठियाँ भीजे खड़ा था। आरज़ू आगे बढ़ी। जब वो सराइयत से वहाँ से निकलता वॉशरूम में बंद हो गया था। पीछे वो फिर से सिसकने लगी थी और वो ठंडे पानी का शावर चलाया उसके नीचे खड़ा हो गया था। जिस कदर दिल और दिमाग सुलग रहे थे ना, ये पानी इस हिसाब से कुछ भी न था। बेकाबू हो रहा था, शिद्दत से तेज़ी से धड़क रहा था। दिल उसके तलब कर रहा था। वो चाह रहा था वो आरज़ू खान के ज़ख्म खुद में समेट ले, उसके आंसू को चुन ले। वो भीग रहा था, लेकिन जिस्म के अंदर एक आग थी जो जल रही थी। खान, दरवाज़ा खोलें, वो प्लीज़, मैं को बचाना चाहती थी। वो बाहर खड़ी दरवाज़ा बजा रही थी, सिसकियाँ ले रही थी। कंधों पर दानियाल की शॉल झूल रही थी, बिखरे बालों में हिचकियाँ भरती। वो अजीब ही लग रही थी। जब क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला, वो साकत हो गई। दानियाल ने बाजू से खींचकर उसे अपने रूबरू किया था। ठंडे पानी के पड़ते ही आरज़ू की आंखें पूरी खुल गई थी, जिस्म कांपने लगा था। इस वजह से मुझसे शादी की थी तुमने? इश यार, बस ये इस जगह पे मुझे दानियाल के लिए बड़ा बुरा फील हुआ कि वो बंदा इतना
प्यार दिखा रहा था और अब कहाँ आके इनकी स्टोरी रुकी यार, अभी तो स्टार्टिंग हुई थी, कुछ केमिस्ट्री बनी थी। वो बोला तो ये एक जुमला ही था, लेकिन आरज़ू खान को वो दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल लगा था, हद से ज़्यादा मुश्किल। उसके आंसू बहते पानी के साथ मिलते फर्श पर बहने लगे थे। वो मुकम्मल भीग गई और वो जबड़े भींचे उसे दोनों कांधों से पकड़े खड़ा हुआ था। यही वजह थी ना मुझसे शादी करने की। दानियाल को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ था। आरज़ू को एकदम ही अपना जिस्म जलता हुआ महसूस हो रहा था। दानियाल की उंगलियों की गर्माहट जिस्म में उतर रही थी और उसकी वो तपिश भरी नज़रें, जबकि वो दिल पर बंद बांधे उसके भीगे सरापे को देख रहा था, जिसके चेहरे से पानी फिसलता ज़मीन पर गिर रहा था। आरज़ू सर झुका गई थी और वो शिद्दत जज्बातियत से आंखें मीच गया था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो दहाड़ा था। सारी चीज़ें जो उसके हाथ में आईं वो उन्हें ज़मीन पर पटकता गया था। आरज़ू लबों पर हाथ जमा गई थी। खौफ की शदीद लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई थी। वो ज़मीन पर बैठता चला गया था। उसकी आंखें शिद्दत गरिया से सुर्ख हो रही थी। आरज़ू मुंह पर हाथ जमाए रो रही थी, जबकि वो ज़मीन पर बैठा उसे देख रहा था। मेरे दिल के बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं तुमने आरज़ू खान, कई साल पुराने ज़ख्म ताज़ा कर दिए हैं तुमने। वो उसे देखते हुए बोला था। आरज़ू को लगा वो शायद पहली बार उसके इस कदर टूटा लहजा सुन रही थी। पानी बह रहा था और जज्बातों को बहाते अपने साथ ले जा रहा था। खान, आरज़ू हिम्मत करती आगे बढ़ी थी। वो उसका कुछ मिनट पहले वहशीपन देख चुकी थी। वो उसके सामने बैठ गई थी। उसके दिल ने शिद्दत से दुहाई दी थी कि आरज़ू खान, कबूल कर लो कि तुम्हें इससे मोहब्बत है। क्या पता तुम्हारी राहत नसीब हो जाए। लेकिन वो शिद्दत से नफ़ी कर गई थी। उसे दानियाल सफ़ीर खान से मोहब्बत कैसे हो सकती थी? ये तो कोई मजाक हो गया। सुना नहीं तुमने? चली जाओ यहाँ से। वो तपते सुलगते दिल के अंदर जज्बों को आग लगाते अपने अल्फाजों में इनकार कर अंगार भरते हुए बोला था, जिससे आरज़ू को अपने वजूद झुलसता हुआ महसूस हुआ था। आई एम सॉरी। वो उसकी गाल पर हाथ रखते बोली, जो शिद्दत से तप रहे थे। आरज़ू को उसकी हरारत अपने जिस्म में उतरती महसूस हुई थी। उसने हाथ पीछे खींचना चाहा, जब दानियाल ने उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते उसे खुद की जानिब खींचा था। दिल में खिलती कोपल को तुमने आग लगा दिया आरज़ू। दानियाल सफ़ीर खान, जलाकर खाक कर दिया है तुमने सब। वो सुर्ख लहू रंग होती आंखें उसके चेहरे पर टिकाए बोला था। इन दोनों का चेहरा इतना पास था कि तपती सांसें दोनों के असाबों पर सवार हो रही थीं। तुमने सही कहा था, तुम सब खाक में मिला देती हो। तुमने मेरी वहशतों में इजाफा किया है। बस तुमने किनारा कशी इख्तियार कर ली इन वहशतों को बढ़ाने के बाद। वो आहिस्ता से चेहरा मज़ीद करीब करते बोला था। आरज़ू ने आंखें मीच के आंसू टूट कर चेहरे पर फिसल गया था। उसकी बातें उसकी तकलीफ़ दे रही थी। ऊपर से गिरता पानी आरज़ू को उसके चेहरे को भिगो रहा था। तुमने मुझे तड़पते छोड़ दिया। तुमने मुझे सहरा में लाकर खड़ा किया है। भारी लहजे में की गई एक और तकलीफ में डूबी हुई सरगोशी ये जान कर के वो सिर्फ एक मजबूरी के तहत उसके साथ बंधी थी। दानियाल का दिल कट कर रह गया था। आगा जी ने तो उसे शुरू दिन से बता दिया था आरज़ू खान तुम्हें चाहती है, और वो ख़ुद भी तो मोम बन रहा था उसकी तरफ से। खान, वो सिसकी थी। दानियाल ने आहिस्ते से झुकते उसकी सिसकी को खुद में कैद कर लिया था। वो शिद्दत इख्तियार करता हुआ उसकी सांसों को खुद में कैद करते उन्हें वहाँ पनाह देने लगा था। शिद्दत भरे लम्स ने आरज़ू खान के आसाब बेकाबू किए थे, जबकि वो उसकी कलाई पर गिरफ्त सख्त तर कर गया था जो उसके हाथ में थी। वो वहशत से भरपूर बोसा उसकी गर्दन पर दे गया था। दानियाल ने उसे झटके दिया। आरज़ू खान हेज़ल सुर्ख आंखों से उसे देख रही थी। यार इन दोनों के साथ ये बहुत बुरा हुआ। वैसे जाओ यहाँ से आरज़ू खान, चली जाओ यहाँ से, जीत गई तुम, जाओ यहाँ से। नीचे पड़ती बोतल उठाते उसने सामने दीवार पर दे मारी थी। वो वहशत सफाकियत से बोला था और आरज़ू खान खुद के वजूद को घसीटते हुए वहाँ से चली गई थी। उसका दिल जंजीरों में कैद था कि रुक जाओ, बचा लो उसे इस कहर से। मगर न जाने वो इतनी अनापरस्त कैसे हो गई थी, इतनी बेहिस कैसे हो गई थी। क्या उसे नज़र नहीं आ रहा था दानियाल सफ़ीर खान की आंखें चीख चीख कर कह रही थी उसे तुमसे मोहब्बत है? क्या उसे महसूस नहीं हो रहा था? उसकी आंखों में छाई सुर्खी उसके साथ की तमन्नाएं थी। वो बाहर बैठी रो रही थी और वो अंदर बैठे मोहब्बत की पहली ही सीढ़ी से थके हारे लौटने की तैयारी कर रहा था। उसने हमेशा उसे एक साइड कर दिया था और उसका शौहर था, लेकिन उसने बताना गवारा नहीं किया कि वो लड़का उसे तंग करता है। और अब माह का मामला, इतनी बेअतबारी। काश वो उन काजल लगी आंखों के सहर में ना जकड़ा होता। काश वो दिल को वहीं से पलटने को बोल देता। काश वो लड़की जो चुपचाप बाहर गई वो कह देती उसकी वहशतों में उसके साथ है। वो तो कुछ नहीं बोली और उसकी ये खामोशी दानियाल की रूह भी साथ खींच कर ले गई थी। उसकी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी, वरना पाँव के ठोकरों से कर देता था मैं दुनिया एक तरफ। मेरी मर्ज़ी थी मैं ज़र्रे चुनता या लहरें चुनता। मेरी मर्ज़ी थी मैं ज़र्रे चुनता या लहरें चुनता। उसने सहरा एक तरफ रखा और दरिया एक तरफ।
वैसे दानियाल की शायरी एकदम एक नंबर है इस नॉवेल्स में। वैसे सुबह का वक्त वो टूटी बिखरी हालत में बाहर निकला था। कई घंटे अजियत में गुजर गए थे। लम्हे बस यूं ही सोच कर गुजार दिए थे कि एक बार बाहर, फिर उसके दिल में जो हलचल थी वो ख़त्म हो जाएगी, फिर उसका दिल वीरानी रह जाएगा। वो बाहर निकला जहाँ उसकी पहली नज़र उस दुश्मनी जान पर पड़ी थी। दीवार के साथ टेक लगाए वो सो रही थी। चेहरे पर अजियत थी। दानियाल पीछे कदम रुकने का कह रहा था। कदम बाहर के बजाने के बजाय इस दीवार की तरफ बढ़ाए दो जानों बैठे। उसने सुर्ख होती नज़रों से इस छोटी सी आफत को देखा। क्या थी वो लड़की? रूह में बसती, रगों में समा गई। हाथ बढ़ाकर चेहरे पर मौजूद आवारा लट्टू को कान के पीछे किया था। वो उसके चेहरे को कई लम्हे देखता रहा, कई लम्हे तड़पता रहा। वो लब पीछे उठ गया और कदम कमरे से बाहर की जानिब बढ़ा लिए। वो कमरे से बाहर निकला। सुबह सुबह का वक्त था। हर कोई ही जाग रहा था। महा की वजह से तो नींद कोसों दूर थी सबकी आंखों से। आयशा गुड़िया, इधर आओ। पहली सीढ़ी पर खड़े होते ही उसने संजीदगी से नीचे हॉल में मौजूद आयशा को बुलाया था। वो जो उदासी की मूरत बनी हुई थी, लेकिन अपने भाई को देखते हुए उसका दिल दहल गया। सुर्ख आंखें अजीब ही कश्मकश में मुब्तला कर रही थी। जी खानवीर, वो उसके मुकाबिल खड़ी होती बोली थी। जाओ आरजू को देखो कमरे में। वो लापरवाही बरतता हुआ बोला था। आयशा ने हाथ बढ़ाकर उसके सर पर हाथ रखा। बेसाख्ता आयशा ने हाथ पीछे खींचा। खानवीर, आपको तो बुखार है। आयशा फिक्रमंदी से उसे देखते हुए बोली थी। दानियाल ने सर झटका था। जाओ आरजू को देखो। वो इतना कहता हुआ नीचे की जानिब बढ़ गया, जबकि आयशा उलझन जहन के साथ ऊपर गई। खान के कमरे में एंटर होते हुए उसने आरजू को दीवार के साथ लगे देखा था। दिल होले से लरस गया था। कुछ हुआ था जो वो दोनों इस हालत में थे। आरजू उठो, सुबह हो गई है। आयशा उसका चेहरा थपथपाते हुए परेशानी से बोली थी, जब उसे महसूस हुआ कि आरजू खान की बुखार में फूंक रही थी। आयशा बेख्तियार ही बाहर भागी थी। खानवीर, आरजू को बहुत तेज बुखार है। आयशा बेसाख्ता ही परेशानी से बोली। दानियाल इस वक्त एंट्रेंस पर खड़ा था। एक कदम के फासले पर वो बाहर निकलने वाला था। वो सख्ती से लब भीज गया। दिल अजीब सा हो रहा था। कोई बात नहीं। अल्लाह यार, ऐसा क्यों? दानियाल, वो बोलता हुआ बाहर निकल गया था। आयशा ने अचंभे से उसके खाली जगह को देखा था जहाँ वो अभी खड़ा था। वो रुखसार बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। मज़ीद 2 दिन गुजर गए थे। इन 4 दिनों में महा खुद को कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। खैर, हिम्मत तो उसमें अलेक्जेंडर के लफ्ज़ और सुकून देते चेहरे के बदौलत पहले ही आ गई थी। वो बस छत को घूर रही थी। उसे पता था उसके करना क्या था, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। ख़ासकर एक गैंगस्टर के चंगुल से निकलना, एक ऐसे इंसान की पनाहों से निकलना जिसकी पनाह में रहने को दिल मचलता हो। और वैसे भी अपने कमरे की खिड़की से वो नीचे देख चुकी थी। जिस कदर आदमी थे उससे साफ जाहिर होता था वो कोई छोटा मोटा गैंगस्टर तो था नहीं। मैम, जल्दी करें, बाहर जो गार्ड्स थे उन्हें मैंने सर को लेने भेज दिया है। एक नर्स उसके पास आती हड़बड़ाते हुए बोली थी। महा तेज़ी से बेड से उठती। एक सिसकी उसके लबों से खारिज हुई। पेट पर अब भी ज़ख्म की वजह से दर्द हो रहा था। उसने तेज़ी से नर्स को लाए कपड़े पहने और चेहरे पर मास्क लगा लिया था। वो नर्स को वहीं छोड़ते बाहर निकल गई थी और भागने वाली थी यहाँ से, उसकी कैद से। नर्स के बताए गए कमरे में गई। वहाँ वो जल्दी से हाथ चलाते हुए कुछ ढूंढ रही थी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसे शदीद दर्द हो रही थी, लेकिन इस वक्त उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो बस यहाँ से जाना चाहती थी। जब मतलूबा चीज़ मिली और वो एक अबाया था जिसे माहा ने फ़ौरन ही पहन लिया था। वो भी तो आरजू खान की मेहरबानी थी जिसका दिमाग हर मुश्किल में चल जाता था। और सदर शुक्र था नर्स मान गई थी। माहा तेज़ी से रूम से बाहर निकली। दिल सूखे पत्ते की मान काँप रहा था। उसने देखा सामने से अलेक्जेंडर तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए आ रहा था। माहा का दिल उछलकर हलक में आया था। एक कदम आगे चलने से इनकारी हो रहा था। अगर वो पकड़ी गई तो ना जाने वो उसके साथ क्या करेगा। रिलैक्स महा, उसने खुद को तसल्ली दी थी। वो चलने लगी थी। नीचे सर झुकाए वो उसके पास से गुजर गई थी। महा ने सांस रोक लिया था। दिल की धड़कनें मध्यम पड़ने लगी थीं। वो नीचे वाले फ्लोर में जाती हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगी थी। वो भाग गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन सामने इतनी ज़्यादा आदमी असलहा से लैस थे कि महा का दिल फिर से शिद्दत से धड़का। वो लब भीजते हिम्मत करती वहाँ से निकल गई थी। वहाँ पुलिस नहीं थी। वजह सामने नज़र आ रही थी, जहाँ कई आदमियों ने कुछ लोगों को पकड़ा हुआ था। शायद तभी महा के डैड वहाँ नहीं थे। दूसरी जानिब वो तेज़ी से हॉस्पिटल के रूम में दाखिल हुआ था, जहाँ सामने खाली बेड पर देख उसकी रगें तन गई थी। वेयर इज़ माई वाइफ? वो सर्द लहजे में बोला था। सामने नर्स खड़ी थी। उसके लहजे का सर्दपन और आंखों में उतरती वहशत देख वो कांपने लगी थी।
मैम की तबीयत ख़राब थी सर, मैं उन्हें देखने आई थी, मैंने आपको इन्फॉर्म किया और जब मैं आई मैम मुझे धक्का देती बाहर भाग गई हैं। नर्स का लहजा लड़खड़ा गया। वो मुठ्ठियाँ भींचते खाली बेड को देख रहा था और फिर नर्स के माथे पर लगी हल्की सी खराश को वो चलता हुआ उस तक आया था, बिल्कुल उसके मुकाबिल खड़ा हुआ, कमरे पर एक नज़र डाली। तुम्हारे झूठ पर तुम इसलिए सही सलामत खड़ी हो कि तुम एक औरत हो बस, वरना तुम्हारे झूठ पर मैं तुम्हारी ज़बान काट देता। वो मध्यम सर्द वहशियाना लहजे में बोलकर नर्स को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई थी। वो कोई पागल था जो उसकी पोजीशन पर था। वो पलट गया, बाहर निकल गया, वो भाग गई और तुम लोग सो रहे थे। मैं अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला, पूरे मुल्क पर काबू रखने वाला, मेरी बीवी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के दरमियान से भाग गई। वाह, वो मुठ्ठियाँ भींचे बोला था, फिर लॉन्ग कोट से रिवॉल्वर निकाली। सामने कासिम सर झुकाए खड़ा था। अलेक्जेंडर ने सर्द नज़रों उस पर डाली। उसकी हैट उसके आधे चेहरे को कवर कर रही थी। आह, कासिम के लबों से बेसाख्ता ही चीख निकली थी। उसने बड़ी सफाकत से कासिम के हाथ पर गोली चला दी थी। कासिम दर्द से कर्रा उठा था। इस गोली की असली जगह तुम्हारी आंखें थीं। मुझे मेरी बीवी हर कीमत पर चाहिए। सुना तुमने? अपना इलाज करवाओ और फिर मेरा इलाज तलाश करके मुझे वापस दो। वो सर्द सफाकत भरे लहजे में बोला था। कासिम दर्द बर्दाश्त करते वहीं खड़ा था, जबकि अलेक्जेंडर के दिल में अजीब ही आग जल रही थी। वो छुपी हुई भाग रही थी। उसके पेट में शदीद दर्द उठ रहा था। खून के कतरे पेट के जख्म को निकालने लगे थे, लेकिन वो तो पागलों की तरह भाग रही थी। जब सामने उसे पुलिस की गाड़ी नजर आई थी, महा खान के अंदर एकदम हिम्मत पैदा हो गई थी। वो मज़ीद तेज़ी से कदम बढ़ाने लगी थी। बाबा, उसने आंखों में तड़प लिए पुकारा था। उसकी पुकार बहुत मध्यम थी। उसे लगा अगर वो इस वक्त ना चीखी तो पीछे ही रह जाएगी। पीछे से वो साया फिर उसे जकड़ लेगा। वो कभी वापस नहीं जा पाएगी। बाबा, वो अपनी पूरी ताकत से चीखी थी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। जमशेद खान जो ऑफिसर को कुछ कह रहे थे, बेटी की पुकार सुनकर सामने देखा। वो ज़मीन पर बैठी रो रही थी। उनका दिल तड़प उठा था। वो आगे की जानिब भागे थे। पीछे ऑफिसर थे। वो फ़ौरन लंबे लंबे ढक भरते हुए महा के करीब आ गए थे। महा बेटा, उन्होंने सहारा देते हुए उसे उठाया था। वो शिद्दत से बच्चों की तरह रो रही थी। जमशेद खान की आंखें नम हो गई थीं। वो उसे उठाते गाड़ी की जानिब भागे थे। बेटी की टूटी बिखरी हालत देख दिल कट रहा था। ऑफिसर को इशारा किया। वो खुद घर के जानिब गाड़ी भगा ले गए। उनकी गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ियाँ थीं। महा उनके सीने से लगी रो रही थी, जबकि वो लब भींचे उसे तसल्ली दे रहे थे। लेकिन कसूर उनका भी था। क्यों इतनी जल्दी किसी पर यकीन कर लिया? क्यों अपनी बेटी को इतनी जल्दी किसी और के हवाले कर दिया? आखिर क्यों? घर के आगे गाड़ी रुकी और वो महा के सहारा देते हुए अंदर ले गए थे। गुमसुम से सब लोग हॉल में बैठे थे, सिवाय आरजू के, जिसे शदीद बुखार था। दानियाल लब पीछे बैठा था। उसे खुद बुखार था, लेकिन इस वक्त जो जलन, जो आग दिल में उतरती दिल को जला रही थी, उसके आगे बुखार कोई बड़ी बात नहीं थी। महा, नूर बेगम ने दरवाजे की जानिब देखा था। उनके लबों से हैरत और खुशी से फड़फड़ा कर महा का नाम अदा हुआ था, जिस पर सब ने पलटकर जमशेद साहब के साथ लगी महा को देखा था, जो सिसक रही थी। उसने जिस्म पर अबाया था और उसके सर पर हिजाब था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। सतह पर सुता हुआ चेहरा लिए तकलीफ से लब दबा गई थी। महा, सफ़िया बेगम आगे बढ़ी थी। इसे शिद्दत से सीने में भींच लिया था। नूर बेगम फ़ौरन ही किचन में जाती पानी ले आई थी। बच्ची को बिठाओ पहले, आगा जी सुकून से बोले थे। जमशेद साहब ने सुकून से महा को सोफ़े को बिठाया था। नूर बेगम ने पानी लाते हुए उसके आगे किया था, जैसे महा ने थामते हुए थोड़ा सा पानी पी लिया था। वो बस रोए जा रही थी और अब उसे देखते सफ़िया बेगम भी रोने लगी थी। महा बेटा, क्या हुआ था? शुरू से बताएं। आगा जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। महा ने गमज़दा सुर्ख नज़रें उठाकर उन्हें देखा था। मुझे ट्रैप किया बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे मार देगा सबको। महा से सख्ती खौफ से लबरेज आवाज़ में बोली थी। जमशेद खान ने अफसोस से सर झुकाया था। सब लोग के चेहरे मुख्तलिफ तासुरात दे रहे थे। बाबा, मुझे यहाँ जाना है बाबा, मुझे बचा लें, वो मार देगा, वो ले जाएगा मुझे। महा चेहरे हाथों में छुपाए रोने लगी थी। सफ़िया बेगम ने तड़प कर बेटी को साथ लगा लिया था। क्या हुआ था महा गुड़िया? दानियाल ने लब पीछे पूछा था। महा ने ज़ुकाम ज़दा सांस अंदर खींची और फिर वो उन्हें सब बताते चली गई थी। हर बात खुद पर बीतती, हर अजियत, आरजू ने कैसे उसका साथ दिया, सब कुछ। दानियाल सुनते आंखें मीच गया था और ऊपर कमरे में बुखार में फूंक रही थी। जो भी था, दिमाग ने शिद्दत से दुहाई दी थी कि उसने तुम पर एतबार थोड़ी किया था। उसने तो तुम्हें बताने लायक भी नहीं समझा। मामा, वो माँ के आगोश से लिबट गई थी। सफ़िया बेगम ने उससे खुद में भींच लिया था। उसे अंग्रेज़ गैंगस्टर को मैं छोड़ूंगा नहीं। कमिश्नर जमशेद खान मुठ्ठियाँ भींचते हुए बोले थे। महा ने सर उठाकर बाप को देखा था। अंग्रेज़ नहीं है बाबा, इसका असली रूप हम जैसा है, वो अंग्रेज़ नहीं है।
माँ सकते के आला में बोली। जमशेद खान ने चौंक कर उसे देखा था, वो दांत पीस गए थे। माँ, पतली सी आवाज़ पर माँ ने नजर उठाकर सामने देखा था। आरजू खान कंधों पर दानियाल की शॉल ओढ़े खड़ी थी, उसकी आंखें भीग गई थी। नताशा ने मुंह बिगाड़े जबकि वो भागती हुई माँ के गले लग गई थी। तुम ठीक हो ना? आरजू ने परेशानी से पूछा था, जिस पर माँ इस बात में सर हिला गई थी। आरजू ने गहरा सांस भरा था। जमशेद, माँ को यहाँ से भेज दो, फिलहाल उसे दूसरे मुल्क भेज दो, सुफियान के पास। आगा जी कुछ सोचते हुए बोले थे। जमशेद खान ने इस बात में सर हिला दिया। दानियाल ने नजरें झुकाए बैठी आरजू को देखा था, जिसने नजरें उठाकर भी उसे नहीं देखा था। दानियाल आंखें मीच गया था, उसकी नीली आंखों के गोशे सुर पड़ रहे थे। आरजू, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, ऊपर जाओ, दानियाल नरमी से बोला था। अब सब जानकर उससे वाकई माँ की मदद की थी, दिल को सुकून था। लेकिन क्या आरजू खान को उससे ज़रा भी मोहब्बत नहीं थी? आरजू लब भीज गई थी। वो टूट गई बगैर उसे देखे, वो लौट गए बगैर उसे देखे। दानियाल का दिल डूब कर उभरा था। माँ, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो बेटा, फिर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाता हूँ, जमशेद साहब ने उसका सर पर हाथ रखते बोले थे। सफ़िया बेगम उसे उठाती उसे कमरे में ले गई थी। जमशेद खान ने सिक्योरिटी टाइट रखने का ऑर्डर दिया था। दानियाल के कदम खुद ब खुद ही ऊपर कमरे की जानिब बढ़े थे, जहाँ अभी आरजू खान गई थी। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था। वो अंदर दाखिल हुआ था। कमरे में अंधेरा था, बस 0 पावर का बल्ब ऑन था। न जाने दिन में उस लड़की ने अंधेरा क्यों किया था। वो सोफे पर बैठी थी, गुमसुम हल्की रोशनी में उसकी आंखों में आई नमी चमक रही थी। दानियाल ने गहरा सांस भरा। वो आहिस्ते से कदम लेता सोफे पर जा बैठा। आरजू ने लब सख्ती से भींचे थे। वो उसकी आहट से पहचान चुकी थी। वो कमरे में आया है। रोशनी ख़त्म करने का मकसद आंसू छुपाना था। वो सोफे से उठती आगे को बढ़ी। जब कलाई पर जलती गिरफ्त महसूस हुई, वो वहीं ठहर गई और वक्त भी जैसे ठहर सा गया हो। वो सर झुकाए बैठा था, लेकिन उसकी कलाई जकड़ी हुई थी। छोड़कर जा रही हो? वो बोला तो लहजा अजीब सा था। आरजू ने ज़ोर से आंखें मींची थीं तो मोती टूटकर ज़मीन पर गिर गए। कहाँ वो उसे छोड़कर जाना चाहती थी? वो सितमगर दिल में बस रहा था। जाने को आपने ही बोला था, जाने को बोला था आपने, वो अटकते लहजे में बोली। दानियाल ने इससे लब एक दूसरे में सख्ती से पेवस किए थे। वो उसे अपने पास रोकना चाहता था। उसने आरजू खान की कलाई झटकते उसे खींचा। वो सीधा उसके सीने से जा टकराई थी। रोक रहा हूँ अब। उसके गिर्द बाजू का हिसार बांधे वो घेरा तंग कर गया था। उसने माफ़ी नहीं मांगी थी। वो अपने जज्बातों की आँच से उसके दिल को मोम कर देना चाहता था। जो कब से रुके आंसू थे वो शिद्दत से बहते दानियाल के कुर्ते को भिगोने लगे थे। वो हिचकियों से रोने लगी थी। उसके कंधे पर हाथ रखती उससे दूर होने लगी थी। वो जितना दूर होने की कोशिश करती दानियाल उसे उतना खुद में भींच रहा था। मार देना चाहती हो मुझे? उसका चेहरा ऊपर उठाया वो कर्ब से बोला था। मध्यम रोशनी में वो उसकी नीली आंखों में मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर देख रही थी। वो रोना भूल गई थी। क्या वो सही देख रही थी? हाँ, वो सही देख रही थी। क्या वो शख्स, क्या उसका जाहिल इंसान, क्या उसका खड़ूस से अव्वल जाने दुश्मन उसे चाहने लगा था? वो सांस रोके उसे देख रही थी। दोबारा ऐसा मत करना। वो उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाए हुए गहरा सांस भरते बोला था। लम्हे के में जज्बों का तूफान उस पर सवार होने लगा था। वो आरजू खान को आज खुद को महसूस करवाना चाहता था, हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसकी गहरी मायने खेज सांसों को सुनते, खुद के चेहरे पर महसूस करते आरजू खान का लहजा लड़खड़ा गया था। उसने नीली आंखें उसकी हेज़ल आंखों में डाली थी। गौर से सुनो आरजू, दानियाल सफ़ीर खान की रूह में बसने लगी हो तुम। तुम्हारी दूरी मुझे गवारा नहीं है आरजू दानियाल सफ़ीर खान। मुझे तुम मेरी हर सुबह, मेरी हर शाम में चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम्हारी हर आती जाती सांस से मेरी खुशबू आए, मेरा दिल तुम्हारे दिल के साथ धड़के। वो उसका चेहरा हाथों के प्यालों में लिए अंगूठे से उसकी आंखों से फिसलती नमी चुनते बोला था। आरजू साकत रह गई थी। दानियाल और अपनी धड़कनें धड़कती साफ सुनाई दे रही थी। वो उसे देख रही थी। क्या वो सही सुन रही थी? क्या वो शख्स उसे इजहार कर रहा था? मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा। वो तुम्हारा साथ चाहता है, वो तुम्हारा इख्तियार में होना चाहता है। वो नरमी से झुकते उसकी पेशानी पर लब रख गया था। आरजू खान ने आहिस्ते से आंखें बंद कर ली थीं। वो अल्फाज थोड़ी थे, वो तो जज्बे थे। वो जादूगर की जादूगरी थी जो आरजू खान पर तिलिस्म खींच रही थी और आहिस्ता आहिस्ता आरजू खान इस तिलिस्म में कैद होने लगी थी। तुम्हारी आदत होने लगी है मुझे। मैं अब भी सहरा में खड़ा हूँ आरजू खान, और मेरे इस बंजर दिल को सिर्फ तुम आबाद कर सकती हो, सिर्फ तुम। वो सरगोशी नुमा लहजे में बोलता आरजू की धड़कनें मुंतशिर कर गया था। वो सांसें रोके उसे सुन रही थी। कमरे में तिलिस्म सा बिखर गया था। वो उसका महरम, उसे अपनी आदत बना गया था। खान। आरजू के लब कपा उठे थे। दानियाल की तपिश भरी नज़रें उसके चेहरे को गर्माहट बख्श रही थी। वो उसकी गाल सहलाते उसे मज़ीद खुद के करीब कर गया। एक हुंकार भरते उसने आरजू को देखा। मध्यम रोशनी में उसका चेहरा ज़्यादा वाज़ा नहीं था, लेकिन अपनी कुर्बत में उसकी बढ़ती धड़कनें उसे बहुत कुछ बावर करवा रही थी। चाहती हो मुझे?
वो मध्यम गंभीर लहजे में बोलता उसकी जान हलक में अटका गया था। वो उससे पूछ रहा था कि वो उसे चाहती है, जबकि वो तो सामने उसकी मोहब्बत में पोर पोर डूबी बैठी थी। उसने आहिस्ते से सर झुका लिया। दानियाल के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसकी ये अदा कमाल की थी। बीबी वाला काम दूँ? वो लब दबाकर बोला। उसका इकरार दानियाल सफ़ीर खान में नई जान फूंक गया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो शायद अब कभी जुदा होती। आरज़ू ने नज़रें उठाकर सुर्ख चेहरा लिए उसे देखा था। खान, वो खफगी से बोली तो वो आईब्रो झुकाकर उसे देखने लगा था। मैं बहुत नखरे वाली हूँ। वो आंखों में चमक लिए बोली। वो जो आंसू थे वो गायब हो गए थे। दिल की मुराद पूरी हो गई थी। दिल खुशी से झूम रहा था। सामने बैठा शख्स जो वजाहत में अपनी मिसाल आप था, उसका था, सिर्फ उसका। मैं उठा लिया करूँगा। वो उसके कमर में हाथ डाले उस पे फिर से खुद के करीब करते मुस्कुरा कर बोला था। आरज़ू की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी थीं। मैं बहुत शरारती हूँ। वो सर झुकाए पूरी थी। इसके चेहरे पर गुलाल बिखर गया था। सांसें भारी हो गई थी। दानियाल की उंगलियां उसे अपनी कमर में रेंगती महसूस हुई थीं। मुझसे बेहतर कौन जानता है? वो उसका चेहरा ऊपर उठाए बोला था, आंखों में चमक लिए उसका हाथ पकड़ते दिल के मुकाम पर रख दिया था। उसके दिल की धड़कनें आरज़ू को अपने कानों में धड़कती सुनाई दे रही थीं। वो बस उसे देखती रह गई। कितना दिल फरेब एहसास था वो। और कुछ गहरा सांस भरते झुकते उसने आरज़ू के गाल पर शिद्दत से लब रखे, उसे महसूस करते एक गहरा सांस भरा। आरज़ू ने महसूस किया मुकाबिल का दिल अब तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे गुस्सा बहुत आता है, वो अटकते लहजे में बोली। दानियाल मुस्कुरा दिया। उसके बालों में मुंह दिए मुकम्मल खोता उसके कंधों पर लब रख गया था। आरज़ू ने गहरा सांस भरा था। मैं झेल लूँगा। वापस उसके गाल पर बोसा देते वो सीधा होते बोला। आरज़ू ने उसकी नीली हद से ज़्यादा चमकती आंखों को देखा। मैं टेस्टलेस कॉफ़ी बनाती हूँ, वो सोचते हुए बोली थी। उसकी उंगलियां अपनी कमर में धंसती हुई महसूस हो रही थी। दानियाल ने उसे देखा। उसकी हेज़ल आंखों में घबराहट थी। उसका इलाज है मेरे पास। लब दबाए वो भारी लहजे में बोला। आरज़ू ने उसकी आंखों में देखा जहां वो मायने खींची से उसके लबों पर नज़रें जमाए हुए था। आरज़ू ने आंखें फैलाए उसे देखा। मुझ पर मुसीबतें बहुत आती हैं। उसकी आंखों पर अपना हाथ रखते वो लब काटती बोली थी। दानियाल लब दांतों तले दबाए। झूठ, तुम पर मुसीबत नहीं आ सकती, वो लब दबाए बोला था। उसने आंखों पर धीरे धरे आरज़ू के हाथों को नरमी से मोहब्बत से छुआ। क्यों? आरज़ू चौंक कर बोली थी। वो तो बड़े आराम से उसे सारी बातें मान रहा था। मुसीबत पर मुसीबतें नहीं आती वाइट रोज़। वो उसके हाथ आंखों से हटाए चमकती आंखों से बोला। आरज़ू चंद पल उसकी बात का मतलब ही नहीं समझ पाई और जब समझ आया तब माथे पर तेवरी चढ़ाए उसे देखने लगी। अभी तो कह रहे थे मैं सब बर्दाश्त कर लूँगा, अब कह रहे हैं मैं मुसीबत हूँ। मनहूस मारे काला मुँह, वो कहते कहते रुक गई। उसने बड़ी तेज़ी से उसके लबों पर उंगली जमाई थी। ऐसे मत बोला करो, वो आंखों में बेचैनी भरे बोला। वो क्या बताता सामने बैठी आफत को। जब भी वो ये अल्फाज मुंह से निकालती थी वो बहुत ही क्यूट लगती थी। वो उसके दिल को हमेशा बेईमान कर देती थी। और नताशा? वो लब काटती बोली थी। उसके लहजे में उदासी और बेचैनी थी। दानियाल ने गहरा सांस भरा। जलन हो रही है क्या? नरमी से झुकते उसके लबों को छूते वो आहिस्ता गंभीर आवाज़ में बोला। एक सरूर सा उसके अंदर था। दिल पर जैसे राहत के ठंडे कतरे पड़ गए हों। हरगिज़ नहीं, जले मेरी जूती, वो बिजली किसी तेज़ी से बोली थी। दानियाल ने लब दबाते कह कहा रोका था। वाकई आफत थी, कितनी तेज़ थी। वो पल में आदत लगा दी, पल में दीवाना बना लिया और रुख फेर गई थी। दानियाल ने माथे पर बल डाले उसकी हरकत को देखा और शदीद नागवार गुजरा था इस वक्त उसका रुख फेरना। मरीज़ाने मोहब्बत को फ़कत दीदार ही काफ़ी है। हज़ारों ताबे से नुस्खों से निगाह यार ही बेहतर है। वो झुकते सहर तारी करते बोला था। आरज़ू ने बेसाख्ता ही लब काटे उसे देखा, बेसाख्ता पलट कर उसे देखा था और वो बेसाख्ता दिल के मुकाम पर हाथ रख गया था। इसकी अदा कमाल की थी। आरज़ू खान खोसी गई थी, उसके तिलिस्म में उतरती गई थी। वो बेसाख्ता ही आगे होती उसके गाल पर नरमी से लब रख गई। दानियाल सफ़ीर खान के दिल को राहत बख्श गई थी। वो उसके वजूद में ज़रूरियत का नया जहान आबाद कर गई थी। वो बेसाख्ता ही उसके कमर पर गिरफ्त करता उसकी शहरक पर सुलगते होठ रख गया था। आरज़ू खान का दिल शिद्दत से धड़का था। खान, मुझे पढ़ना है, मेरे पेपर होने वाले हैं। वो उसकी गिरफ्त से मचलती निकल गई थी। दर हकीकत उस जालिम दीवाने ने उसे जाने दिया था। वो अपने अंदर जज्बों का उठता हुआ शऊर महसूस कर रहा था, बहक रहा था उसकी हरकतों से। किताबें लेकर बैठ जाओ, फ़िक्र नहीं करना, अब और कुछ भी हो जाए मुझे सब बताना। वो उठते हुए उसके माथे पर लब रखते निहायत नरमी से बोला था। आरज़ू ने इस बात में सर हिलाया था।
दिल शिद्दत से धड़क उठा, लबों पर मुस्कुराहट खुद ब खुद ही आ गई, गाल का गड़ा गहरा हो गया। व्हाट अ प्रपोजल। वाइट कुर्ते में कंधे पर काले कलर की मर्दाना शॉल डाले वो नज़र लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। सरशारी उसके चेहरे पर आया थी, खुशी ही इतनी थी जिसकी आदत लगी थी वो मिल गई थी। दिल तेज़ी से धड़कता उससे सोच रहा था जब वो हॉल से गुजरता हुआ एक बारीक सी आवाज़ पर उसके हलक तक कड़वा हो गया था। वो रुका और पलट कर देखा। दानियाल, वो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। नताशा कमरे के दरवाजे के वस्त में खड़ी बोली थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, वो खुशबुओं में बसा था, माथे पर तेवरी चढ़ाए उसे देख रहा था, लेकिन दिल आज इस कदर खुश था कि किसी को भी कुछ गलत कहने से रोक रहा था। बोलो। वो चलता हुआ उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। नताशा ने एक नज़र उसे देखा। वो यूनानी शहजादा अपनी तमाम तर वजाहत के साथ किसी को भी काबू कर सकता था। प्लीज़ अंदर आ जाओ, कुछ पर्सनल बात मैं नहीं चाहती तुम्हारे अलावा कोई सुने। नताशा उंगलियां मरोड़ते हुए बोली थी। साइड होते उसे अंदर आने की जगह दी। वो खामोशी से कमरे में एंटर कर गया था। बोलो अब। हाथ पीछे बांधे वो अब रोबदार शख्सियत के साथ खड़ा बोला था। दानियाल, मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज़ मुझे एक मौका दो। नताशा दरवाज़ा बंद करती हुई बोली थी। उसके अचानक बदलते लहजे पर दानियाल ने हैरत से उसे देखा था। वो लब भींच गया था, रगें तन सी गई थी। बकवास बंद करो अपनी, सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। वो मुठ्ठियाँ भींचते बोला था। उसके लहजे में घबराहट थी। नताशा का दिल घबरा उठा था, लेकिन वो हिम्मत करती उसके पास चली आई थी। ऐसे मत बोलो, मुझे एहसास है मेरी गलती का। देखो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी और मैं जानती हूँ तुम्हें अभी मुझसे मोहब्बत। नताशा सुर्ख आंखें लिए बोली थी। उसे बस किसी भी तरह दानियाल को वापस छीनना था। दानियाल ने गुस्से से उसे घूरा। शट अप यू बीच। वो मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ एक गलती थी। अपना सामान उठाओ और चलती बनो यहाँ से। वो शिद्दत गुस्से से बोला था। माथे पर 3 बल नमूदार हुए थे, जबड़े भींचे। वो आगे बढ़ा था जब नताशा ने उसका बाजू दबोचा। दानियाल, ऐसे मत कहो, मुझे पता है तुम मुझसे चाहते हो और उस आरज़ू को नहीं। देखो, मैं तुम्हारे पास वापस लौट आई हूँ। नताशा तेज़ लहजे में उसका बाजू को मज़ीद गिरफ्त में लेते हुए बोली थी। दानियाल ने हद से ज़्यादा सुर्ख चेहरा लिए शफ़ाक़ियत से उसे झटका था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना। वो दाँत पीसते कहते कहते रुक गया था। नताशा अब गुस्से से उसे घूर रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, ये याद रखो, नताशा खान ने कभी हार मानना नहीं सीखा। तुम सिर्फ मेरे हो। सुना तुमने? वो चीखी थी। दानियाल ने गुस्से में मुट्ठियां भींचते खुद पर काबू पाया था और एक कदम आगे की जानिब बढ़ाए थे। दानियाल, रुक जाओ, बहुत पछताओगे तुम, वरना। नताशा उंगली उठाए हुए हिज़ियाती हुई चीखी थी, जबकि वो नज़रअंदाज करते आगे को बढ़ने लगा था। दिल भट्टी की मान तप रहा था। हेल्प, प्लीज़ बचाओ। वो इतनी शदीद आवाज़ में चीखी कि दानियाल ने पलटकर उसे देखा था। वो अपने बाजू से अपनी कमीज़ फाड़ चुकी थी। इंशाल्लाह, वो साथ चीख रही थी। दानियाल कई लम्हे हैरत से उसे देख रहा था। कोई इतना हद तक कैसे गिर सकता है भाई? हेल्प प्लीज़। नताशा वापस से ज़मीन पर बैठती चीखती। दानियाल ने शिद्दत से चेहरा लिए उसे देखा था। दिमाग की रगें तन सी गई थी। कितनी गिरी हुई लड़की थी वो, सिर्फ अपनी जीत के लिए इतना सब कुछ। नताशा। उसकी चीखों पुकार सुनते घर के लोग जमा हुए थे। दरवाज़ा खोले उन्होंने ज़मीन पर बैठी नताशा को देखा और कुछ फासले पर खड़े दानियाल सफ़ीर खान को। दानियाल ने पलटकर उन्हें देखा, जबकि नताशा शिद्दत से रोने लगी थी। दानियाल ने देखा वहाँ सब लोग इकट्ठे थे। सब हैरत से ये मंजर देख रहे थे। दानियाल सफ़ीर खान हेज़ल आंखों पर अटक गया। वो बेयकीनी से ये सब देख रही थी। नताशा की हालत देखते वो लब भींचे अब दानियाल को देख रही थी। दानियाल का दिल डूबने लगा था। क्या मोहब्बत शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी? क्या आरज़ू उस पर यकीन करेगी? वो बस आरज़ू खान को देख रहा था। उसे परवाह नहीं थी बाकी सब उसे किस अंदाज में देख रहे थे। वो तो आरज़ू खान की बेयकीनी आंखों में देख रहा था। नताशा के रोने पर उसका साख्ता टूटा था। आरज़ू। दानियाल के लबों से मध्यम आवाज़ में अदा हुआ था। उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती मालूम हो रही थी। उसे अब महसूस हो रहा था मुजरिम बनकर सबके सामने खड़ा होना कितना मुश्किल होता है। आरज़ू खान धीरे से चलती उस तक आई थी। उसके रूबरू खड़े होते हुए सर उठाकर उसे देखा था। दानियाल की नीली आंखों उसे पर जमी हुई थी। आरज़ू को अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने आहिस्ते से उसके कंधे से शॉल ली और आगे बढ़ गई। वो उसे पत्थर करती आगे बढ़ गई थी। वो कुछ नहीं बोली थी। दानियाल का चेहरा एकदम ही सुर्ख पड़ने लगा था, तेज़ी से धड़कने लगा था। क्या उसे उस पर यकीन नहीं था? आरज़ू ने दानियाल की मर्दाना शॉल ज़मीन पर रोते नताशा के वजूद पर फैला दी। सब लोग फटी फटी नज़रों से दानियाल को देख रहे थे। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, नताशा रोते हुए सिसकी लेकर बोली थी। लहजा लड़खड़ा गया। दानियाल ने पलटकर उसे शदीद गुस्से से देखा और फिर आरज़ू को। दानियाल, क्या हुआ है? इधर सच बोलो।
आगा जी की करख्त आवाज़ गूंजी थी। सब लोगों को साफ सूंघ गया था। दानियाल की नज़रें आरजू पर थीं। बेहयाई, वो लब भींचे बोली थी। उसकी बात पर दानियाल की आंखें मज़ीद सुर्ख हो गई थीं। लब दिल डूब गया था तो उसे उस पर यकीन नहीं था। वो साकत नज़रों से उसे देखे गया। उसके कानों में उसके अल्फाजों की बाज़गश्त हो रही थी जो उसके दिल पर हथौड़े की मांद बज रहे थे। बाकी सब तो ठीक है पर तुमने बेहया क्यों कहा मुझे? बाकी सब तो ठीक है पर तुमने बेहया क्यों कहा मुझे? वो तेरा दुपट्टा सरकने पर नज़रें किसने झुकाई थी? कुछ याद है क्या? तुम ठीक उठो, बाहर चलो। आरजू नताशा को ज़मीन से उठाते हुए एक नज़र दानियाल पर डाले लब भींचे बोली थी। सब लोग दरवाजे से हट गए थे। आरजू उसे ले जाते हुए बाहर हॉल में से सोफ़े पर बिठाया था। अब सब लोग वहाँ जमा थे। दानियाल कई कदमों की दूरी पर खड़ा उसकी बेएतबारी खुद पर महसूस कर रहा था। मैं पानी लेकर आती हूँ, आरजू संजीदगी से बोली और किचन में गई थी। नताशा सिसक रही थी। थोड़ी देर बाद आरजू ने पानी लाकर नताशा को पकड़ाया था जिसे 2 घूंट भर कर उसने रख दिया था। दानियाल, तुम बताओगे क्या हुआ है? आगा जी भड़क उठे थे। दानियाल की नज़रें आरजू पर थीं जिसने दोबारा उस पर नज़र भी नहीं डाली थी। आरजू, ऐसा नहीं करना भाई, वो गलत है, तुम उठो। क्या आप सब लोग देख नहीं रहे क्या हालत हुई है? आरजू ने नताशा को उठाया था। सब लोग गुमसुम नताशा को देख रहे थे। नूर बेगम ने बेटे के माथे पर बलों का जाल देखा था। दानियाल ने अंदर लावा फूटा था। वो लड़की अब भी उस पर यकीन नहीं कर रही थी। दिल टूट रहा था। वो भारी कदम उठाता आगे को बढ़ा था। चटाख, एक ज़ोरदार थप्पड़ पर सबका ध्यान दूसरी जानिब मजमल हुआ। नताशा चेहरे पर हाथ रखे हुए फटी फटी नज़रों से आरजू को देख रही थी और अब सभी हैरान कुन नज़रों से आरजू को देख रहे थे। नताशा के कंधों से शॉल फिसल कर ज़मीन बोस हो गई थी। दानियाल समेत बाकी सब ने भी नज़रें फेर ली थी। नूर बेगम ने कमरों में जाते बाहर आकर नताशा पर अब दुपट्टा फैलाया था। तुम्हारी हिम्मत? चटाख, उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब आरजू का दूसरा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। वो बहुत सुकून से उसे देख रही थी। इतना काफ़ी है या कुछ और चाहती हो? मुझसे और हमदर्दी नहीं होने वाली? आरजू बाजू सीने पर बांधते नताशा के हैरत से भरपूर चेहरे पर नज़र जमाए बोली थी। वो जो पीछे खड़ा है ना, मुझ पर जान छिड़कता है। जब जब मेरी इज्जत की चादर मुझसे अलग हुई है ना, तब तब उसने बगैर किसी रिश्ते के भी मुझ पर बड़े मान से अपनी शॉल ओढ़ाई है। इज्जत करता है वो मेरी, रिश्ता रहकर भी और बगैर रिश्ते के भी। और तुम कह रही हो उसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है? तुम में है ही क्या? आरजू ने पहले पीछे मुड़कर दानियाल की तरफ देखा और फिर आहिस्तेज़ाइया नज़रों से नताशा को। सब लोगों के चेहरे पर इस्तज़ाइया हंसी फैल गई। मेरे बड़े पापा पुलिस में हैं बीबी। ये जो तुम्हारी बाजों पर निशान है ना, किसी लड़की के नाखूनों के हैं। हम कमअकल औरत। नताशा को घूरते हुए वो उसका बाजू के जानिब इशारा करते हुए बोली थी। अगर मज़ीद सबूत चाहिए हो तो हम टेस्ट भी करवा सकते हैं। वो नताशा के धुआं धुआं होते चेहरे को देखते पुरसुकून से बोली थी। नताशा को अपनी चाल उल्टी होती महसूस हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो लड़की इतने यकीन करती होगी खान पर। मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं बर्बाद कर देती हूँ उन लोगों को जो मुझसे मेरा मुकाम छीनने की कोशिश करते हैं। आरजू ने एक और थप्पड़ नताशा को दे मारा था। दानियाल हैरत से अपनी आफत को देख रहा था। दिल ही डरा दिया था उसने तो आज। क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है? मेरी ही वजह से हो रहा है। आरजू उसे देखते हुए तंजिया मुस्कुराहट लिए बोली थी। नताशा सोफे पर हेड पकड़े बैठी थी। दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से। तुम खुद सबकी नज़रों में गिर गई हो और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। हाँ, सबसे पहले किसी होटल में जाना। तुम्हारा पेट तुम्हें इधर उधर भटकने की इजाज़त नहीं देगा। वो चुटकी बजाकर बोली थी। उसकी बात पर दानियाल ने दांतों तले लब दबाए थे। नताशा मुश्किल से उठती कमरे में भागी थी। आपको पता था तो आपने पहले ही क्यों नहीं बताया? आगा जी आरजू को देखते हुए बोले थे। आरजू ने पलटकर एक नज़र दानियाल को देखा जो आंखों में आंच देती जज्बे लिए उसे देख रहा था। मेरा दिल नहीं कर रहा था सीधा सीधा मामला निपटाने को। आखिर आरजू जो ठहरी, वो लब दबाकर बोली थी। सब लोग ही हंस दिए थे। वो वाकई आफत थी। शरारतों में अव्वल, उसका हर काम अनोखा होता था। दानियाल ने बड़ी सताइश से उसे देखा था। सब लोगों ने नताशा को घर से बाहर निकलते देखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुसीबत टल गई। आली ने औरतों की तरह हाथ हिलाते कहा था। हॉल में सब लोगों का कहकहा गूंजा। एक पल को वो घर खुशियों से भर गया था। माँ बेटा, अपना बैग ले आओ, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ आता हूँ। जमशेद खान बोले तो सब ही उपसरदा हुए थे। सफ़िया बेगम कुछ कहते कहते रुक गई थी। सब लोगों के चेहरे पर फिक्र सी फैल गई थी। हाँ, वो कानूनी तौर पर ही माहा को वापस बुला सकता है। फ़िलहाल माहा को यहाँ से चले जाना बेहतर है, फिर हम खुला का केस फाइल कर देंगे। जमशेद खान कुछ सोचते हुए बोला। खुला के नाम पर माहा का दिल डूब कर उभरा था। वो खामोशी से अंदर चली गई थी। दिल बहुत बेचैन हो रहा था। उसके पास जाना चाहती थी, ना अलग होना चाहती थी।
अलेक्जेंडर, ऐसी खबर आई है कि जमशेद खान अपनी बेटी को मुल्क से बाहर भेज रहा है। कासिम हाथ में बंधी हुई पट्टी को देखते हुए बोला था। उसे खौफ महसूस हो रहा था अलेक्जेंडर से, जिसके लबों पर जर्द महरी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो भाग रही है तो क्यों ना उसे रोका जाए, वो तंज़िया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए बोला था। कासिम ने चौंक कर उसे देखा। मुझे किसी भी कीमत पर वो वापस चाहिए। अपनी पूरी गैंग बुलाओ, कहो डेडली गैंगस्टर ने बुलाया है। उन्हें पूरे मुल्क में हर जगह फैलने को कहो। कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज़ मुझे सड़क पर चलती नज़र ना आए। बंद कर दो हर रास्ता, हत्ता कि एक साइकिल भी नहीं। अलेक्जेंडर सर्द संजीदा आवाज़ में बोला था। कासिम ने चौंक कर फिर उसे देखा। क्या वो वाकई बदले के लिए सब कुछ कर रहा था या फिर वजह कुछ और थी? कासिम ने फ़ोन किया। अगले आधे घंटे में हर चीज़ रुक गई थी। वो खुद सड़क के दरमियान में गाड़ी के ऊपर चढ़कर बैठा था, लबों में सिगार दबाए। उसने पूरी सड़क को देखा, जहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई थीं, और फिर आदमियों को जो हाथ में गन्स लिए हुए खौफ में मुब्तला हुए थे। हर शहर बंद है, वो कहीं नहीं जा सकती। कासिम ने उसे आते ही इत्तला दी थी। गुड, कमिश्नर को कॉल करो, वो सिगार फेंकते हुए बोला था। कासिम ने सर इस बात में हिलाते हुए जमशेद खान को कॉल मिलाई थी। कैसे हैं ससुर साहब, वो आम से अंदाज में बोला था। दूसरी जानिब उसकी आवाज़ सुनते जमशेद खान का खून खौल उठा था। टीवी पर वो न्यूज़ सुन रहे थे, जहां हर जगह बताया जा रहा था कि हर चीज़ बंद हो गई है। कमिश्नर ने टीवी स्क्रीन को देखा, जहां वो गाड़ी के ऊपर बैठा था, सर पर हैट लिए। उसका आधा चेहरा वाज़ा नहीं था। मेरी बीवी से तो बात करवाओ ना ज़रा, मुझे याद आ रही थी उसकी। अल्लाह बगैरत, वो लब दबाकर बोला था। वहाँ की सांस सूख गई है। जमशेद खान ने दांत किचकिचाए थे। यहाँ कई एम्बुलेंस भी अटकी हुई हैं कमिश्नर, वो भवें सुकेड़े बोला था। आंखें ज़ोर से मीची। जमशेद खान ने फ़ौरन ही स्पीकर पर लगा दिया था। क्या है? महा को कतरा कतरा खुद में खौफ उतरता महसूस हो रहा था। दूसरी जानिब वो गहरा मुस्कुराया था, जो महा ने स्क्रीन पर देखा था। अच्छे से तैयार होकर दुल्हन बनकर मेरे घर पहुँचो बटरफ्लाई, शौहर इंतज़ार में है, कुछ हिसाब भी तो निकलते हैं ना, वो सर्द ठंडे ठाड़ लहजे में बोला। सफ़िया बेगम ने बेटी का बाजू पकड़ा था, जैसे वो अभी भाग जाएगी या वो उसे ले जाएगा। नहीं, हरगिज़ नहीं, महा लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। मेरी शरई व कानूनी बीवी हो तुम, महा माहिराना। लेकर तो मैं तुम्हें वैसे भी जा सकता हूँ, लेकिन वो क्या है ना, इस सूरत में वो जो थोड़ी सी शराफत है ना मुझ में, वो भी ज़ाया हो जाएगी। वो साइड स्माइल लबों पर सजाकर बोला था। महा का दिल घबरा उठा था। टीवी देखो, वो फिर से बोला था। महा समेत सब ने स्क्रीन की जानिब देखा था, जहां उसके आदमी कई लोगों को कब्जे में लिए हुए थे। वहां पुलिस भी थी, लेकिन लोगों को कब्जे में करने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहां कई एम्बुलेंस अटकी हुई थी। महा को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। अगर मेरी जान मुझे नहीं मिली तो कई जानें जाएंगी, वो मध्यम लहजे में बोला था। महा का सांस अटक गया था, आंसू गालों पर लुढ़क आए थे। ओके, वो अटकते लहजे में बोली थी, और उसने फ़ौरन ही फ़ोन बंद कर दिया था। सफ़िया बेगम के साथ लगी फुट फुट कर रो दी थी। एक्सक्यूज़ मी, इन सब लोगों ने नज़र उठाकर दरवाजे की जानिब देखा था। वहाँ एक लड़का शॉपिंग बैग पकड़े हुए खड़ा था। वो आगे आया। महाराना, वो बोला तो महा ने उसके जानिब देखा था। वो दूसरे लफ्ज़ पर अटक गई थी। राना, सिसकी उसके लबों से खारिज हुई थी। महा ने उसे देखा तो लड़के ने वो बैग उसके जानिब बढ़ा दिया था। देखने में वो एक अच्छे से शरीफ घर का लग रहा था। मैम प्लीज़ चली जाएं, मेरा 5 साल का बेटा गन पॉइंट पर है। लड़के ने बैग उसे देते हुए आहिस्ता आवाज़ में इल्तिजा की थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। महा का दिल गम से फट जाने को हुआ था। वो किस कदर शफ़ाक़त पसंद था। महा, परेशान नहीं हो, तुम जाओ, मेरी बेटी हो, बहादुर से जाओ, तुम हिम्मत रखो। अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, बहुत जल्द मैं तुम्हें छुड़वा लूँगा। जमशेद खान ने महा के रोते वजूद को साथ लगाया था। वो इस बात में सर हिला गई थी। फ़िलहाल उसके पास कोई चारा नहीं था। वो सच संवर गई थी। गहरा सांस भरते उसके वजूद के अक्स को आईने में देखा। ब्लड रेड कलर के लहंगे में वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। काली आंखें जो किनारों से सुर्ख हो रही थी, सोगवार से हुस्न में वो किसी को भी चारों खाने शित कर सकती थी। महा चलो, आरज़ू ने उसे कंधों से थामा था। वो जब्त कर गई थी। वो रोना नहीं चाहती थी। उसके फादर ने सही कहा था, वो पुलिस वाले की बेटी थी। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी कि उसे डरा दे। चलो, गहरा सांस भरते हुए उसने चादर उठाकर खुद के वजूद पर लिपटा ली थी। आरज़ू ने गमज़दा नज़रों से उसे देखा था। वो लोग बाहर हॉल में निकल आए थे। सफ़िया बेगम ने रोते हुए बेटी को देखा था। वो उसे रोक रही थी, जबकि जमशेद खान ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। वो उनके कंधों पर हाथ रखे खड़े थे। मैम, दरवाजे पर खड़े आदमी ने नज़र झुकाकर पुकारा था। महा किसी की जानिब नहीं देखा था। वो आगे को बढ़ी थी। अगर वो किसी की जानिब देख लेती तो शायद उसका दिल जाने पर आमादा ना होता। वो बाहर ब्लैक मर्सिडीज़ में जाकर बैठ गई थी। उसकी आंख से एक आंसू गिरा, और महा ने फैसला किया था वो उसका आखिरी आंसू होगा। वो अब नहीं रोएगी, हरगिज़ नहीं।
गाड़ी घर से दूर होती महा ने देखा वो वाहिद गाड़ी थी जो सड़क पर चल रही थी। जगह जगह आदमी खड़े थे। महा का दिल सूखे पत्ते की मान लरजने लगा था। गाड़ी शहर से दूर एक घर के पास रुकी थी। वो गाड़ी से बाहर निकली। वो घर बहुत ही शानदार था, बिल्कुल किसी महल की तरह, लेकिन इसमें रहता तो एक बीस्ट ही था, एक दरिंदा। और अब वहाँ एक परी कैद होने जा रही थी। मैम आप रुके प्लीज़। एक आदमी ने उसे एंट्रेंस पर रोक दिया था। महा सांस रोके हुए रुक गई थी। वो खुद अंदर चला गया था। मैम आ गई हैं सर। आदमी एक कमरे के बाहर खड़ा होते हुए बोला था। अंदर ले आओ, वो सर्द आवाज़ में बोला। बाहर शहर की हालात फिर से नॉर्मल हो गई थी, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। वो आदमी वापस आया। महा ने उसे देखा। उसके कहने पर वो एक कमरे के सामने रुक गई थी। वो आदमी वहाँ से चला गया जबकि महा ने दरवाजे के नॉब घुमाया था। हाथों में पसीना आ गए थे। डर से उसका वजूद कँपने लगा था। उसने जो ही दरवाज़ा खोला तो हैरत और गम की शिद्दत से उसकी आंखें फैल गई थी। सामने वो किसी लड़की के साथ खड़ा था, इसके बहुत ही नज़दीक, उसकी गर्दन में मुंह दिए। महा ने धुंधलाई नज़रों से उसके दिल चीर देने वाली मंजर को देखा था, जबकि वो लड़की के गर्दन से 2 इंच के फासला रखे हुए था। सुर्ख नज़रें उठाकर उसने सामने देखा। इसी वक्त 2 आंसू टूट कर ज़मीन पर गिरे थे। वो शख्स अजियत देना खूब अच्छे से जानता था। जाओ। उसने लड़की को इशारा किया तो लड़की महा को एक नज़र देखते वहाँ से निकलती चली गई थी, जबकि महा अभी दरवाजे के वस्त में खड़ी थी। जब तुम शौहर को तवज्जो नहीं दोगी तो ऐसा ही होगा ना बटरफ्लाई, वो कंधे उचकाकर बोला था। उसे घर में अब कोई नहीं था सिवाय इन दोनों के। महा का हलक तक कड़वा हो गया था। कदम पीछे ले जाते वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। कोशिश भी मत करना। इसके पीछे ले जाते कदमों को देखते हुए वो सर्द वहशी लहजे में बोला था, जबकि महा पीछे की जाने भाग गई थी। चादर उतर कर ज़मीन बोस हो गई थी। उसे कौन सी खबर थी, उसे तो बस यहाँ से भागना था। कितना खुद को मजबूत किया था, लेकिन दिल कितना नरम निकला। उससे किसी और के साथ देखकर ही मोम बनता तड़पने लगा था। बटरफ्लाई। वो कमरे से बाहर निकला और महा आगे भाग रही थी। लहंगे में पाँव उलझा और फर्श पर गिर गई। आंखों से आंसू बह निकले। अलेक्जेंडर 2 कदम के फासले पर रुक गया, फिर झुककर उसके करीब बैठ गया। वो शिद्दत से रो रही थी, दिल पर सुइयां चुभ रही थी। तुम तो कहती थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, फिर इतना रो क्यों रही हो? महा को अपने पाँव में शदीद दर्द उठना महसूस हुआ, जबकि वो आईब्रो झुकाकर बोला था। महा घुटनों में सर्दी होने लगी थी। वो तो महा ने कहा था ना, दिल थोड़ी ना इस बात पर मुत्तफिक था। अलेक्जेंडर ने झुककर नरमी से उसे बाजू में उठा लिया था। दुल्हन बने वो कह ढहा रही थी। दिल बेकाबू हो रहा था, जबकि महा के वजूद होले से लरज रहा था। अलेक्जेंडर ने एक कमरे में जाते उसे बेड पर बिठाया था, खुद उसके पास सामने बैठ गया था। महा ने नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द तकलीफ देखकर अलेक्जेंडर का दिल कांप उठा था। वो नज़रें चुरा गया था। वो आंखें जालिम थीं। क्यों बुलाया है यहाँ? महा रोते हुए बोली थी। अलेक्जेंडर ने आगे बढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू साफ किए थे। रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें मारा थोड़ी है, इससे ज़्यादा कुछ और कर सकते हो। वो लबों पर मुस्कुराहट खींचते हुए बोला था। महा ने शिकवा नज़रों से उसे देखा था। वो जो थोड़ी देर पहले कर चुका था वो मारने से भी ज़्यादा तकलीफ दे था। ये दिल तुम्हारे अलावा किसी को छूने की ख्वाहिशमंद नहीं है बटरफ्लाई, और मेरी इतनी जुर्रत मैं इसके खिलाफ बगावत करूँ? वो आहिस्ते से झुकते उसके हाथों को लबों से चुन गया था। महा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। वो उसके लफ्ज़ों में अटक गई थी। वो कितना बड़ा फ्रॉड था। भागकर तुमने अच्छा नहीं किया। खैर छोड़ो, भूख लगी है तुम्हें? वो उसे देखते हुए नरमी से बोला था। महा को लगा था वो न जाने उसे क्या सज़ा देगा भागने की, लेकिन वो तो उसके इस कदर नरमी से बात कर रहा था कि महा को हैरत हो रही थी। चलो खाना खाते हैं। महा को उठाते हुए वो कमरे से ही बाहर निकला, जबकि वो सांस रोके उसकी इतनी नरमी देख रही थी जो महा को हजम नहीं हो रही थी। किचन में रखे एक छोटे से डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पर उसने महा को उतार दिया था। महा ने उसे देखा। वो अब रो नहीं रही थी। अलेक्जेंडर ने फ्रिज से सामान निकाला और अब वो जल्दी जल्दी हाथ चलाते कुछ बना रहा था। महा हैरत आंखों में भरे उसे देख रही थी जो इतनी महारत से काम कर रहा था। आधे घंटे के बाद उसने महा के आगे प्लेट की, जिसे महा देख रही थी। न जाने उसने क्या बनाया था। मुंह मत बनाओ, खाना खाओ। वो हाथ धोते हुए कुर्सी पर बैठते हुए बोला था। भूख तो उसे लगी थी। खैर अगर वो नाटक कर रहा था तो महा ने उसे बाद में देख लेगी। उसने चम्मच उठाकर खाना शुरू किया था। उसकी आंखों में चमक दौड़ गई थी। वो जो भी था काफ़ी टेस्टी था। महा सब भुलाए खाना खा रही थी, जबकि अलेक्जेंडर आहिस्ते से खा रहा था। उसने महा को देखा, जिसके चेहरे पर भी खाना लग चुका था। अलेक्जेंडर ने नफ़ी में सर हिलाया, चेयर से उठते हुए आगे झुका और महा के चेहरे को अंगूठी से साफ किया था। महा साकत नज़रों से उसे देख रही थी। जल्दी खाओ, मुझे तुमसे कुछ बताना है। फिर वो संजीदगी से बोला था। महा ने चौंक कर उसे देखा। दिल में तजस्सुस पैदा हुआ था कि वो खाना ही से हाथ रोक गई थी। पूरा खाओ, वो सर्द नज़रों से उस पर रखे बोला था। महा के अंदर एक खौफ की लहर फैली थी। वो फिर से खाना खाने लगी थी। बेड पर वो किताबें फैलाए बैठी थी, जबकि वो सोफे पर हाथ की 2 उंगलियां लबों पर जमाए हुए उसे देख रहा था। आरजू बार बार उसकी नज़रों से पजल हो रही थी। पिछले आधे घंटे से यही हो रहा था। वो नज़रें हटा ही नहीं रहा था। आरजू कभी किताब आगे करती तो कभी सर झुका लेती, लेकिन वो मायने खींचे से उसे देख रहा था। क्या मसला है? क्या मसला है आपके साथ?
आखिर थक हार कर वो मजीद 15 मिनट ज़ाया करने के बाद खफकी से बोला था, मैंने क्या किया है? वो उठते कदम उसके जानिब लेते अनजान बने हुए बोला था। आरजू ने उसे घूरा था। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? मुझे लोफर लग रहे हैं कसम से। आरजू मुंह बनाए हुए बोली थी। उसकी गौर अफशानी पर दानियाल ने आगे छोटी की उसे देखा था। तो मैं तो अपनी बीवी को देख रहा हूँ जिस पर मैं जान छिड़कता हूँ। उसके पास जाते हुए वो उसके रूबरू खड़े होते हुए बोला था। आरजू बेड से ऊपर खड़ी हुई थी। उसकी बात सुनते आरजू का दिल तेज़ी से धड़का था। चेहरा सुर्ख अनार हुआ था। मुझ पर इतना यकीन है तुम्हें? बेड पर बैठते वो उसका हाथ खींचते हुए उसे खुद पर गिराया बोला था। आरजू को अपना दिल हथेलियों में धड़कता हुआ महसूस हुआ था। यकीन तो है, लेकिन मैं तो उस नताशा को थप्पड़ मारना चाहती थी कब से। कैसे चिपक रही थी आपके साथ। आरजू उसकी हल्की बड़ी बियर्ड को देख छूते हुए लब दबाकर बोली थी। दानियाल का कहकहा गूंजा। मान लो कि तुम्हें जलन हो रही है। हाथ बढ़ाकर उसके कमर पर गिरफ्त बनाते हुए वो आईब्रो उचकाते हुए बोला था। आरजू ने उसकी तपिश भरी सांसें खुद पर महसूस करते दिल को संभालना चाहा था। जले मेरी जूती, हरगिज़ नहीं, मेरे अलावा आपको कोई पसंद नहीं कर सकता। आरजू मुंह फुलाए हुए बोली थी। दानियाल उसके इतने कॉन्फिडेंस पर उसे सराहती नज़रों से देखने लगा था। ऐसा है तो शर्ट लगा लेते हैं फिर। दानियाल उसके चेहरा खुद पर झुकाते हुए उसके लबों से लब रख कर मध्यम आवाज़ में बोला था। आरजू का दिल शिद्दत से धड़का था। वो तो किसी और के साथ बर्दाश्त न करे, उसे अपनी ईगो भी तो दिखानी थी ना। ठीक है। उसकी आंखों में देखते हुए वो सर हिलाकर बोली। दानियाल ने दांतों तले लब दबाए थे। ठीक है, अगर तुम्हें जलन हुई तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, और अगर तुम्हें जलन ना हुई तो तुम मेरी हर बात मानना। वो उसकी नाक लबों से छूते हुए बोला था। उसकी बात पर आरजू ने घूर कर उसे देखा था। कितने चालाक बन रहे हो आप। अगर मुझे जलन ना हुई तो जो मैं कहूँगी आपको वो करना होगा। आरजू उंगली उठाए हुए बोली थी। दानियाल ने अज़बात में सर हिलाया। ठीक है, गुड लक। उसने गाल पर लब रखते हुए मुस्कुराते हुए बोला था। उसकी धड़कनें बढ़ा गया था। आरजू ने उसकी चमकती आंखों में झांका था। मुझे भी बोलो गुड लक। कमर पर गिरफ्त सख्त करते हुए वो आराम से फरमाइश कर गया था। आरजू ने नफ़ी में सर हिलाया। नजरें झुकाए हुए वो लब काट कर रह गई थी। आज दोपहर तो खुद ही बोल दिया था, वो लब दबाकर बोला। आरजू ने नजरें उठाकर उसे घूरा था। अगर तुम मुझसे शर्माती रहेगी, मोहब्बत हाथ से जाती रहेगी। अगर तुम मुझसे शर्माती रहेगी, मोहब्बत हाथ से जाती रहेगी। ये जंगली फूल मेरे बस में कब है। ये लड़की यूं ही जज्बाती रहेगी। वो उसका चेहरा खुद पर झुकाए हुए कान के करीब सरगोशी करते गरम लम्स कान की लो पर छोड़ गया था। आरजू के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। वो सांस रोक गई थी जबकि वो मदहोशी में उसकी गर्दन पर लब रख गया था। तो नहीं बोलोगी गुड लक फिर? वो ठंडी आह भरते हुए बोला था। आरजू ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में देखा। मोहब्बत का एक अलग ही जहान आबाद था। वो मोहब्बत जो उसे अपने दिल में धड़कती हुई महसूस हो रही थी। वो मोहब्बत जो उसे की धड़कनें बढ़ा रही थी। आरजू लब काट कर रह गई थी। हेज़ल नजरें उठाकर उसे देखा तो वो आंखें मीच गया, सर पीछे ढलका गया। नाजुक होठों को दांतों में चबाया जा रहा है। बड़ी देर से मेरा ज़ब्त आजमाया जा रहा है। एक बोसा रुखसार की तो सारी बात है। मामला खामखा बढ़ाया जा रहा है। वो हाथ बढ़ाते हुए उसके लबों को आज़ादी बख्शते दिलकशी से बोला था। आरजू ने बेसाख्ता ही उसकी आंखों पर एक हाथ जमाया और झुककर उसके गाल पर नरम गुदाज लब रख दिए। दानियाल के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। गिरफ्त ढीली महसूस करते हुए वहाँ से उड़ती बाहर चली गई। पीछे वो अब भी बेड पर पड़ा उसके लम्स को महसूस कर रहा था। ये यहाँ क्यों लाए हो? अंधेरे कमरे में खड़े वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। अलेक्जेंडर ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की तो कमरा बर की कुमकुमों से रोशन हो गया था। महा ने देखा इस पूरे कमरे में बस 2 तस्वीरें थीं। महा ने चौंक कर उसे देखा। वो लॉन्ग कोट से गन निकाल कर उसे साफ करते अब सामने रखे कदावर आईने पर फायर कर गया। महा ने खौफ से सहमते कानों पर हाथ जमाया था। तुम बार बार पूछती हो ना क्यों कर रहा हूँ ये सब। मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन इसके बाद मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए, वो भी हाँ या ना में। वो सर्द लहजे में बोला। उसके लहजे में कुछ तो था कि महा साकत सी नज़रों से उसे देखे गई थी। ये मेरी मॉम है और ये मेरी बहन। वो बोला तो उसके लहजे में ना चाहते हुए भी अजियत आ गई थी। महा ने चौंक कर उसे देखा। वो पहली बार उसके ऐसे लहजे को सुन रही थी। महा ने तस्वीरों को देखा जैसे वो अपनी मॉम बता रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी। तुम्हारे नाना ने मार दिया इन्हें मेरी आंखों के सामने, मेरे बाबा पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर, वो बोला और गन लॉन्ग कोट की जेब में रख दी। महा ने देखा उसकी सब्ज़ काई जमी आंखों में एक पतली सी पानी की परत तैरने लगी थी। नहीं। महा के लबों से बेहद आहिस्तगी से नफ़ी में जवाब निकला, मगर कमरे में इस कदर वहशतनाक खामोशी थी कि वो मध्यम आवाज़ में अलेक्जेंडर के कानों में हथौड़ों की मान पड़ी थी। उसने गुस्से और वहशत से महा को देखा था। उसे लगा वो खुद पर से काबू खो देगा। सच है ये।
वो दांत पीसते बोला था। उसकी सब्ज आंखों में सुर्खी दौड़ने लगी थी। कदम माहा के जानिब बढ़ाते वो उसके सामने खड़ा हो गया था। माहा हैरान को नज़रों से उसे देख रही थी। मेरी मामा चीखती रही, लेकिन तुम्हारे नाना ने सब बर्बाद कर दिया। मेरे सामने मेरी आंखों ने वो दिलरोज़ मंजर देखा है। वो शिद्दती गरिया से बोला था। लहजा गम से तर हुआ था, भारी हो गया था। वो लब भीज गया जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो। मेरे बाबा जूनियर थे तुम्हारे नाना से, लेकिन वो कई मिशन में साथ काम कर चुके थे और जल्द मेरे बाबा सबकी नज़रों में आ गए। फैज़ खान को शायद तभी हसद हुआ था शराज राना से। सब ठीक था। मैं, मेरी मामा, मेरी छोटी बहन, 5 साला बहन, हम सब खुश से रहते थे। फिर एक दिन सब बर्बाद हो गया। मेरे बाबा पर इल्ज़ाम लगाया गया मुल्क से गद्दारी का, और इल्ज़ाम लगाने वाला फैज़ खान था। अलेक्जेंडर बोला, और कर्ब की कई लकीरें उसके चेहरे पर फैल गई थीं। वो आंखें ज़ोर से मीच गया, जैसे वो दर्दनाक लम्हा वापस से उसके सामने चलने लगे हों। मेरे बाबा की तरक्की शायद उनसे हज़म नहीं हो रही थी। बड़े ऑफिसर्स मेरे बाबा के तरीक़ों को ज़्यादा अहमियत देने लगे थे। पूरे अमले में शहराज राना छाया हुआ था। बहुत बहादुर थे मेरे बाबा। जब उन पर इल्ज़ाम लगा, मैं 15 साल का था। मुझे अच्छे से याद है वो दिन। मेरे बाबा ने कितना कहा था फैज़ खान से, वो ऐसे नहीं हैं, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की। जो भी है इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन फैज़ खान, हा 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 हा, वो ज़ोर से हंसा। माहा को लगा जैसे इसका दिल दर्द से बंद हो जाएगा। वो हंस नहीं रहा था, वो रो रहा था। वो हंसी थोड़ी थी, वो चीखें थी रोने की। फैज़ खान ने बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के मेरे बाबा को मार दिया। उन्होंने पल में हमारा घर तबाह कर दिया। उन्होंने मुझे यतीम कर दिया। मुझे सड़कों पर भीख मांगने तक को मजबूर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं माहा खान, तुम्हारी मामा, इन सब में कुछ कसूरवार तो उनका भी है। तुम्हारी माँ, मेरी माँ महारोश की बहुत अच्छी दोस्त थी। जब उनकी शादी हुई तो उन्हें औलाद नहीं हो रही थी। तब मैं बड़ा था, लेकिन मेरी छोटी बहन गुलराना, वो छोटी थी। मेरी मामा ने तुम्हारी माँ को सहारा दिया। गुलराना ज़्यादातर तुम्हारी माँ के पास ही रहती थी। तुम्हारी माँ बहुत अटैच हो गई थी इससे। इन्होंने मेरी मामा से मेरी बहन मांगी थी, लेकिन उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी माँ बीमार रहने लगी थी। गुलराना तुम्हारी माँ को बहुत अजीज़ थी। जब फैज़ खान ने मेरे बाबा को मारा, मेरी माँ तड़पती रही। उनकी आंखों के सामने मेरे बाबा की लाश ज़मीन पर पड़ी थी। मेरी माँ तब मर गई। वो एक सिसकी लेकर बोला था। वो नीचे बैठ गया। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। अज़ियत ही अज़ियत थी। माहा ने नफ़ी में सर हिलाया। उसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो हारा हुआ शख्स और फिर उसकी वो तबाही मचाती आंखें, क्या वो झूठ थीं जिनसे आंसू निकलने को मचल रहे थे? नहीं। माहा ने नफ़ी में सर हिलाया था। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उसे लगा वो झूठ बोल रहा था, लेकिन मुकाबिल शख्स का एक एक लफ्ज़ सच था। बकवास बंद करो अपनी। ऐसा ही हुआ है। अभी तुम पूरी दास्तान सुन तो लो। वो एकदम ही खड़े होते हुए माहा के बाल मुट्ठी में जकड़ते उसके चेहरे पर फंकारा था। मेरी माँ को सदमा लगा था। हार्ट अटैक से वो मर गई। उस दिन सिर्फ एक हसद में 2 जानें ही नहीं गई थी, 2 बच्चे भी लावारिस हुए थे। माहा खान, हसद, जलन इंसान को बर्बाद कर देती है। सिर्फ उस इंसान को ही नहीं, वो अपने हर करीबी रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब रहने लगी। अपनी बहन का पेट पालने को मैंने हर जगह नौकरी तलाश करने की कोशिश की। 15 साल के लड़के को कौन नौकरी देता है? मैं अपनी 5 साला बहन को भूखा सुलाता था, और फिर 15 साल के लड़के को गुलाम का कहा गया। मेरी बहन भूख से रो रही थी। मैंने वो कर दिया। लोग बहुत जालिम होते हैं। सही करने पर शाबाश देते हैं और चले जाते हैं। पलटकर ये नहीं पूछते हैं कि हम किस हाल में हैं। लेकिन बुरे लोग वो इन हालातों से गुजरते होते हैं। माहा खान, वो पूछते हैं, भूख तो नहीं लगी? माहा के बाल अब भी इसकी गिरफ्त में थे। माहा, वो दर्द भुलाए उसकी आंख से निकला पहला आंसू देख रही थी। वो रो दिया था। अलेक्जेंडर रो दिया था। जब एक दिन फैज़ खान की हम पर नज़र पड़ गई। तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल लेकर गया था। वो बीमार रहने लगी थी। गुलराना को बहुत याद करती थी तुम्हारी माँ। वो बहुत अटैच थी उससे। जब फैज़ खान ने हमें देखा, वो मेरी बहन को मुझसे छीन कर ले गया। वो एकदम आया और मेरे जीने का आखिरी सहारा भी ले गया। वो गुलराना को ले गया, अपनी बेटी के लिए, तुम्हारी माँ के लिए। अलेक्जेंडर ने उसके बालों पर से गिरफ्त ढीली कर दी थी। माहा ने शिद्दत से उसे रोते देखा। माहा की हिचकियाँ कमरे में गूंजने लगी थीं। मैंने क्या बिगाड़ा था? मुझे किस चीज़ की सज़ा मिली? सिर्फ हसद की? अगर मेरे बाबा पर इल्ज़ाम लग भी गया था तो फैज़ खान तो बाबा को अच्छे से जानता था ना। फिर उन्होंने बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के मेरे बाबा को क्यों मारा? वो माहा के दोनों बाजुओं को झंझोड़ते हुए बोला था। माहा ने नम आँखों से उसे देखा। गुलराना? माहा के लबों से आहिस्तगी से सिसकी निकली थी। वो जानना चाहती थी आखिर गुलराना थी कौन? वो मर गई। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मैं छोटा था, मेरी किसने नहीं सुनी। अब फिर 5 साल बाद
जब मुझे हर चीज़ की समझ आने लगी, जब मैं बुराई में हद से ज़्यादा गिर गया, तब मुझे पता चला गुलराना मर गई है। मेरी बहन गई महा खान। वो चीख पड़ा था, दहशत से लबरेज, अजियत से भरपूर चीख, जिसे किसी की मौत की दास्तान हो। महा ने रोते हुए सर झुका लिया था। इससे अच्छा तो वो उससे पूछती ही ना। अखबार में मेरी मरी बहन की खबर आई। इसकी बंद आंखों को देखा था मैंने। 5 साल बाद उसके बेसुध वजूद को देखा था। वो बालों में हाथ फेरते हुए दर्द बर्दाश्त करते तभी तभी आवाज़ में बोला। महा की आंखों से आंसू जारी हुए थे। तो मुझे बताओ, अहदे में ऊपर थे मेरे बाबा तो इतने अहदे तुम मुझे बताओ, अहदे में ऊपर थे मेरे बाबा तो इतने अहदे पर भी नहीं थे ना। हाँ, उनके पास दिमाग था। ऐसी क्या जलन थी उन्हें कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी ही नहीं समझा। उनका किया गया बस सस्पेंड हुआ। और मेरे बाबा, मेरी मामा, मेरी गुलराना, वो क्या, वो दहाड़ा था। महा की सांस अटक गई। वो आंखों में सफाकियत ले बोला था। इसीलिए हर गलत काम क्या सही काम से मेरे बाबा को कुछ नहीं मिला। मुझे क्या मिलना था? फैज़ खान को बर्बाद करना चाहता था मैं, लेकिन वो बेगैरत शख्स मर गया। फिर एक और जवाज़ तुम्हारी माँ को तड़पाना चाहता था, जिसकी वजह से मेरी गुलराना मुझसे दूर हुई और मुझे तुम मिली। तुम्हें तड़पाऊँगा तो तुम्हारी माँ भी तड़पेगी। तुमसे जुड़े हर शख्स को तड़पता देखना चाहता हूँ मैं। वो उसके कंधों पर हाथ जमाए हुए गुर्राया था। महा ने साकत नज़रों से उसे देखा। मेरे साथ तुम भी जुड़े हो? वो आंखों में अजियत लिए बोली थी। उसकी बात पर अलेक्जेंडर ने उसे 2 पल देखा। मैं तो पहले ही से तड़प रहा हूँ। वो लब भीज गया था। गिरफ्त उसके बाजू से हटा गया। महा को इसकी आंखें और लहजे से अजियत का अंदाज़ा बाखूबी लग रहा था। सज़ा बनती है या नहीं? वो वापस सर्द लहजे में बोला। महा का रवा रवा काँप उठा था। आंखों से आंसू फिसल गया था। उसकी माँ खुद गर्ज थी, उसके नाना खुद गर्ज थे। बनती है और शुरुआत मुझसे कर दो, वो बोली, और फिर एक आंसू साथ ही टूटकर आंख से गिर गया था। अलेक्जेंडर ने पलटकर उसे देखा। वो लब भीज गया। यहाँ से साथ वाले कमरे में जाओ, वहाँ से ड्रेस निकाल कर तैयार हो जाओ। मुझे एक पार्टी में जाना है तुम्हारे साथ। वो सर्द और संजीदा लहजे में बोला। महा ने मुतहिर नज़रों से उसे देखा था। उसका लहजा इतना नॉर्मल था कि यकीन करना मुश्किल था कि वो कुछ देर पहले पागल हो रहा था। माहिल? वो सिसकी थी। उसके लबों से फड़फड़ाता नाम आज़ाद हुआ था। अलेक्जेंडर ने खून आशाम नज़रों से उसे देखा था। खबरदार, हमदर्दी नहीं, वरना मैं खाल उधेड़ दूंगा तुम्हारी। वो उंगली उठाए हुए ठंडे ठार वहशियाना लहजे में बोलता। महा को सहमा गया था। वो खुद कमरे से निकल गया था और एक आग बने जिसमें ना जाने अब कौन कौन सुलगेगा। हाँ, हेलो पलवशा। डाइनिंग हॉल में बैठते उसने फ़ोन कान से लगाते ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा था। ब्रेकफास्ट करते आरजू खान के चेहरा फ़ौरन ही खड़े हुए थे। जमशेद खान और ज़फ़ीर खान कोर्ट गए हुए थे। बाकी सब ब्रेकफास्ट ना होने के बराबरी कर रहे थे। हाँ, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम्हें बुलवा लिया मैंने। तुम्हारे बगैर तो मेरा काम ही नहीं होता। वो लब दबाकर बोला, लेकिन चेहरे पर संजीदगी थी। यूनिफॉर्म में मलबूस आरजू ने माथे पर बल डाले थे। ओके, मैं आ रहा हूँ। वो फ़ोन रखते कुर्सी से उठा। आरजू ने गहरा सांस भरा। दिमाग कह रहा था वो तुम्हें परेशान कर रहा है, जबकि दिल कह रहा था अगर वाकई वो पलवशा वापस आ गई तो। आरजू ने ज़ोर से सर झटका। मैं भी ऑफिस जाऊँगी, मुझे देखना है ऑफिस कैसा है। वो कुर्सी से खड़े होते हुए बोली थी। वो डाइनिंग रूम के दरवाजे में खड़ा था। कह कहा रोकने को दांतों तले लब दबा गया। फिर संजीदगी से पलट कर उसे देखा। इस यूनिफॉर्म में? वो उसे देखते हुए बोला था। आरजू ने खुद पर नज़र डाली। हाय उसकी जल्दबाजियाँ। क्यों, यूनिफॉर्म में नहीं जा सकते क्या? आरजू खुद को संभालते तड़क कर बोली थी। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल जा सकते हैं, चलो आओ। वो इस बात में सर हिलाता आगे को बढ़ा था तो पहले ही यही चाहता था कि उसकी आफत उसके सामने रहे। गाड़ी मैं ड्राइव करूं? गाड़ी के सामने रुकते वो चहक कर बोली थी। दानियाल ने कार का डोर ओपन करते उसे देखा। वो सीधा हुआ। अभी अल्लाह के पास नहीं जाना चाहता, वो मुस्कुराकर बोला। आरजू ने भवें उकेड़ कर उसे देखा। अल्लाह के पास नहीं जाना, घर तो आना है ना शौहर जी, या कमरे से बाहर सोने का इरादा है? आरजू आईब्रो उचकाकर लापरवाही से बोली थी। उसकी बात पर दानियाल का दिल अश अश कर उठा था। हाँ, सो जाऊंगा, बल्कि कमरे से क्या घर से ही बाहर सो जाऊंगा। वैसे भी मेरे काफ़ी एम्पायर्स हैं जिन्हें रात में डर लग जाता है। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठ गया था। आरजू ने दांत किचकिचाए थे। वो डोर को ज़ोर से बंद करती गाड़ी में बैठ गई थी। सारे रास्ते वो उसकी खुशी से भरपूर चेहरे को देखती रही थी। पलवशा ना हो गई, 2 रुपये की चॉकलेट हो गई जिसे मिलने की इतनी खुशी है। वो बड़बड़ा गई थी। दानियाल ने उसका कलस्तर रूप में दिल में उतारता। वो बज़ाहिर संजीदगी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन आंखों में शरारत थी। उतरो, ऑफिस आ गया है, मेरे ख्यालों में बाद में खो जाना। साइड स्माइल चेहरे पर सजाए वो आंखों में चमक लिए गाड़ी से उतरा था। अभी मुझे जिन ज़ात को ख्यालों में लाने का कोई शौक़ नहीं चढ़ा। मसनूई सा मुस्कुरा कर
मसनूई से मुस्कुराकर चेहरा बिगाड़ती वो गाड़ी से उतरती उसके पीछे चलने लगी थी। जहाँ जहाँ वो गुजरता वहाँ से हर कोई उसे सलाम के साथ गुड मॉर्निंग विश कर रहा था और कई लड़कियाँ उसे मुस्कुराकर घूर रही थी। आरजू ने मुंह टेढ़ा किया जबकि दानियाल लब दबाए चल रहा था। ऑफिस रूम में पहुंचते उसने आरजू को सोफे पर बैठने को कहा था। आरजू शॉल उतारे आराम से सोफे पर फैलकर बैठ गई जबकि दानियाल की नज़रें उसके वजूद पर टिक गई थी। वो अपनी चेयर पर बैठा और फ़ोन उठाकर कान को लगाया। जी मिस रानिया, मेरे ऑफिस में आए। वो फ़ोन रखता हुआ फाइल खोलकर अपने सामने कर गया था। आरजू ने मुंह खोले उसे देखा था। उसे नज़रअंदाज कर रहा था। सर में आई कम इन? बारीक सी आवाज़ पर आरजू सीधी होकर बैठ गई थी। यस यू में, वो निहायत नरमी से बोला। आरजू उसके हर एक हरकत को नोट कर रही थी। ऑफिस में एक दुबली पतली लड़की दाखिल हुई थी। फेयर रंगत की मालिक वो लड़की भूरी आंखों से दानियाल को देख रही थी। रानिया, रफ़ीक अंकल कैसे हैं? रानिया को बैठने का इशारा करते हुए नरमी से बोला। उसके लहजे में तशवीश फैल गई। आरजू ने बगौर उसे देखा। उसने रानिया को एक बार ही बहुत पहले देखा था जब वो छोटी थी। अलबत्ता रफ़ीक अंकल को वो जानती थी। सर वो ठीक है, रानिया धीमा सा मुस्कुराकर बोली तो आरजू ने दानियाल को देखा जिसकी नज़रें रानिया पर जमी हुई थी। सर मत बुलाओ, कॉल मी खान, वो रानिया के हाथों से फाइल लेते हुए बोला। आरजू ने आंखें छोटी करते शाह की नज़रों से उसे देखा। रफ़ीक साहब की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए उन्होंने रानिया को अपनी जगह भेजा था। मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा, बल्कि ऐसा करना, आप मेरा वेट करना, मैं ही आपको ड्रॉप कर दूंगा, वो फाइल देखते हुए बोला। फिर कुछ ज़रूरी पेपर उठाकर रानिया के जानिब किए। आरजू ने उसके हाथ को देखा था जो रानिया के हाथ में बस ज़रा सा टच हुआ था। गहरा सांस भर गई। खान, वो ऊंची आवाज़ में बोली। खान समेत रानिया ने भी चौंक कर उसे देखा। कॉफ़ी चाहिए मुझे, वो दांत पीसते एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा करते बोली थी। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया। आप जाएं, रानिया को भेजते उसने कदम सोफे की जानिब बढ़ाए थे और वह आरजू के पहलू में टिक गया था। उसका सुर्ख होता चेहरा देख रहा था। क्या है? वो निहायत ही नरमी से उसके चेहरे पर झूलती लटों को उंगली पर लपेटते बालों बोला। आरजू ने हेज़ल आंखें उठाकर उसे देखा। कुछ भी तो नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ हिलाते बोली थी। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, कॉफ़ी भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए, उसके गाल पर बेर रगड़ते वो नर्म मध्यम लहजे में बोला। आरजू ने सांस रोक ली थी। वो उठ गया, टेबल के पास आया, फ़ोन उठाकर कान को लगाया। एक कॉफ़ी भेजो और ऐसा करो रानिया को बोलो मीटिंग के पेपर रेडी करें, हम 5 मिनट में निकल रहे हैं। फ़ोन रखते उसने गाड़ी की चाबी उठाई। सन ग्लासेस उठाते उसने पलट कर आरजू को देखा। कॉफ़ी इंजॉय करो वाइट रोज़, मीटिंग पर जा रहा हूँ, 2 घंटे में लौट आऊँगा, वो बोलते बगैर उसके जो सुने ऑफिस से बाहर निकल गया था। आरजू उठते आगे को बढ़ी जब वो रानिया के साथ लिफ्ट में जाता दिखाई दिया था। आरजू लब भीज गई। वो उसे इग्नोर कर रहा था। उसे जलन हो रही थी लेकिन दिल मानने को इनकार ही था। वो वापस ऑफिस में आती सोफे पर बैठ गई। पियोन कॉफ़ी रख कर चला गया था। आरजू अब कॉफ़ी वाले मग को देख रही थी। कितना लोफर है। कॉफ़ी का घूंट भरते वो बड़बड़ाई, फिर जल्दी से टेबल पर कॉफ़ी रखी और नाक चढ़ाई। कॉफ़ी तो उसने पसंद ही नहीं थी, वो तो उसे जल्दी जल्दी में बोल गई थी। दिल में बार बार अजीब से ख्याल आ रहे थे। आरजू को ऑफिस में बैठे 2 घंटे गुजर गए थे। दानियाल ना जाने कहाँ गायब था। अब तो जलन एक साइड पर रखते उसे गुस्सा आने लगा था। कोई ऐसा भी करता है क्या? ऑफिस में घूमकर वो सब कुछ देख रही थी। ज़्यादातर उसकी नज़रें लड़कियों पर ही जमी थीं जो एक दूसरे से जब भी बात करती तो दानियाल को अब सर कहने के बजाय खान कहकर पुकारती थीं, जिसे देख आरजू शदीद गुस्से में उन्हें घूरती। अब वो आजिज़ आ चुकी थी। वापस से दानियाल के ऑफिस रूम में जाते उसकी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गई। जाहिल कहीं का, वो बड़बड़ाकर बोली थी। मज़ीद आधा घंटा गुजर गया था। दिल बेचैन हो रहा था, न जाने वो कहाँ रह गया था। बार बार नज़रें भटक कर दरवाजे की तरफ उठ रही थी। टेबल पर सर रखे उसने मुंह बिगाड़ा। उसके जहन में बार बार रानिया की भूरी आंखें जो दानियाल पर उठी थी, इनका अक्स वाज़ा हो रहा था, जिसे वो हर सर झटक कर गायब करने की पूरी कोशिश में थी। अब बस बहुत हो गया। वो टेबल पर नाजुक हाथ जमाते हुए बहे हुए सुकेड़ कर दबा दबा सा चीखी थी। क्या तमाम हो गया? वो ऑफिस में चहकते हुए दाखिल हुआ था। आरजू ने माथे पर बल डाले उसे देखा। वो खफी से उसे देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ज़्यादा खूबरू लग रहा हूँ क्या? कदम कदम चलते हो बिल्कुल उसके पास जाते टेबल के साथ पुश्त टिकाए बोला था। आरजू ने मुँह बनाया। यही तो मसला है, दिल करता है आग लगा दूँ आपके हसीन चेहरे को। आरजू मुँह फुलाए बोली थी। इसकी बात सुनते दानियाल का कहकहा गूंजा था। इसने आरजू का बाजू थाम कर नरमी से इससे खड़ा किया। वो खुद कुर्सी पर बैठते उस पर फिर से खींचते गोद में बिठाया था। क्यों, मेरे चेहरे से पता है कितनी लड़कियों को इश्क है? वो लब दबाकर बोला। आरजू कलस कर रह गई थी। रहने दे बस, वो मुंह फुलाकर बोली। दानियाल ने उसे आईब्रो झुकाकर देखा था। इनमें से तो एक कितने सुकून से मेरे करीब बैठी है, वो लब दबाए बोला था। आरजू ने उसे घूर कर देखा था जबकि वो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। बोलो, नहीं है मुझसे मोहब्बत? तुम्हें
आज इजहार कर ही दो। उसका चेहरा खुद पर झुकाते वो निहायत ही नरम लहजे में फूलों के मुतरातिफ लबों से उसकी गालों को छूते हुए बोला था कि आरज़ू को एकदम ही उसके बदलते तेवर घबराहट सी होने लगी थी। दिल पसलियों में धड़कने लगा था। दानियाल ऑफिस। उसने कुछ बोलना चाहा था जब दानियाल ने हंसी से उसके गुलाबी लबों पर छुआ था जिस और ख़ुद में समेटी थी। मेरा ऑफिस है, मेरी ही बीवी है, कोई मसला है किसी को तो बोले। वो आईब्रो उठाकर खुमार नज़रों में भरा बोला था। आरज़ू को अपनी धड़कनें कानों में धड़कती हुई सुनाई दी। पता तपते सहरा में जैसे उसने मीठे पानी की कुआं को छू लिया हो। वो उसके नाजुक लबों को दस रस में लेते हुए उसके बालों में उंगलियां फंसाए उस पर झुकता चला गया था। खुमार दिल में उतरता दिल को जज्बों से तर कर गया था। खुद को सैराब करते उसने शिद्दत से उसके शहरक पर होठ रखे थे। वाइट रोज़, बहुत तड़पा रही हो तुम मुझे। बस तुम्हारे पेपर्स का वेट कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें अपनी चाहत से रोशनास करवाऊँगा। मैं तुम्हें बताऊँगा तुम्हारे इश्क मेरे अंदर किस कदर अपनी जड़ें गाड़े बैठा है। वो भय की मध्यम गंभीर आवाज़ में बोलता उसकी गर्दन के उभरते नसों को देखते लगा था जो क़यामत खेज़ मंजर पेश करते उसे मज़ीद बहका रही थी। खान, मुझे घर जाना है। उसके जज्ब से लबरेज नीली आंखों में देखते हुए आरज़ू को अपना आप सुलगता महसूस हुआ था। उसकी उंगलियां अपने कमर पर रेंगती महसूस करते वो खुद में सिमटी थी। तो तुम इजहार नहीं करोगी? वो उसके भीगे लबों को अंगूठे से सहलाते बोला था। आरज़ू का दिल तेज़ी से धक धक कर रहा था, पलकें लरस सी गई थी। आरज़ू ने हेज़ल आंखें उठाकर उसे देखा था। एक जज्बों का तूफान सा उसकी आंखों में बसा था। 2 पल की भी दूरी गवारा नहीं है मुझे तुमसे। वो उसकी आंखों पर लब रखते बोला था। हाथ की गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त तर की थी। आरज़ू की हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। वो तो उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन मुकाबिल शख्स तो सरगोशियाँ करता उसकी जान लबों पर ले आया था। अभी तो आपने 2 घंटे गुजारे हैं, कुछ याद आने पर भवें सुकेड़ते बोली थी। उसकी बात पर दानियाल ने उसे बदमज़ा होकर देखा। तुम्हारा तो मैथ अच्छा नहीं था, वो लब दबाकर बोला। आरज़ू ने नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ी थीं। कुछ हिसाब दिल से होते हैं, वहाँ अंदाज़े खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। वो उसके मुस्कुराते चेहरे को देखते जज्बत से बोली थी। दानियाल ने खुलकर मुस्कुराते उसकी नाक को लबों से छुआ था। ओके, फिर कुछ हिसाब तो इस तरह मेरे भी निकलते हैं। मेरा दिल भी कह रहा है जाओ, घर आकर लूँगा। उसके गिर्द से हिसार हटाते वो बोला था। आरज़ू उठकर सोफे के पास ही गई, शॉल उठाकर खुद के गिर्द लपेटी थी। दानियाल ने चमकती आंखों से उसके वजूद को देखा था। वो उसे देखते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई थी। बाहर निकलती तो रानिया ऑफिस की तरफ फाइल लेकर बढ़ रही थी। आरज़ू लब भीजे वहाँ से लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। वो ब्लैक कलर की फ़्रॉक पहने मुकम्मल तैयार थी। पेट पर ज़ख़म अब भर रहा था, लेकिन उसे तो उस ज़ख़म की पड़ी थी जो उसके दिल में माहिर राना के लफ्ज़ों ने किए थे। उसे अपने दिल पर खंजर चलते महसूस हो रहे थे। उसका दिल उसे समझा रहा था कि वो उस शख्स से इजहार मोहब्बत कर दे, लेकिन वो तो अटक गई थी कि वो बस हमदर्दी कर रही है। उसे उस शख्स से मोहब्बत थोड़ी है। महा खान ने कितनी ही बार इस जज्बे को झुठलाया था, जिसे झुठलाना बहुत मुश्किल था। मोहब्बत उसकी नसों में उतरती उसे अपनी आगोश में ले रही थी। वो बाहर हॉल में आई तब भी वहाँ रुकना घबराहट का सामान पेश नहीं कर रहा था। अब महा का दिल वहाँ रुकना चाहता था। वो वहाँ रुक कर उससे टूटे बिखरे शख्स को समेट लेना चाहती थी। वो चाहती थी वो उसको मोहब्बत दे, उसके ज़िंदगी की खला को पुर कर दे। माहिल ने कदमों की आवाज़ पर पलटकर उसे देखा। वो नज़रें हटाना भूल गया था। आसमान से उतरी कोई परी उसके जानिब चलकर आ रही थी। वो उसके दिल को जकड़ते उनमें जज्बों का शोर पैदा कर रही थी। माहिल ने नज़रें चुराई थी, फिर माथे पर बल डाले उसे देखा। वो उसके मुकाबिल खड़ी हुई थी। ब्लैक फ़्रॉक में उसका नाजुक सरापा वाज़ा हो रहा था। माहिल ने सर्द नज़रों से उसे देखा। इज़्ज़त, कहाँ है तुम्हारी शॉल? वो इस्तज़ाइया अंदाज में बोला। महा ने खुद के वजूद को देखा। वो नज़रें चुरा गई थी। वो इस्तज़ाइया हंसी से उसे देख रहा था। जाओ लेकर आओ, और दोबारा इस तरह बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। लाइक सबको ये है, खुद कुछ भी करें बट नज़रें भी तो झुका सकते हो, बट हाँ शॉल तो लेनी चाहिए। वो आंखों में तपिश भरे लहजे में बोला था। महा लब काटते ऊपर से कमरे में गई, अलमारी खोली और वहाँ से एक स्किन कलर की शॉल खींचकर खुद के वजूद पर लपेट ली थी। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। गाड़ी में बैठते उसने बाहर खड़े अपने आदमियों को हाथ के इशारे से वहीं रुकने को कहा था। महा गाड़ी में बैठती उसे देख रही थी। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन मुकाबिल के चेहरे पर नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ था। माहिल, वो उंगलियां चटकाते हुए मध्यम आवाज़ में बोली। वो माथे पर बलों का जाल डाले गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हुंकार भरते हुए उसने बस इसी पर इक्तफा किया था। वो नज़रें उसके वजूद पर चुरा रहा था।
वरना एक महरम रिश्ते की कशिश उसे माहिल राना के जानिब खींच रही थी। वो ज़ब्त के कड़े इम्तिहान से गुजर रहा था। आपका नाम कितना अजीब है, वो नाक चढ़ाते बोली थी। माहिल ने उससे एक नज़र देखा। उसके अंदाज़ पर माहिल के दिल ने एक बीट मिस की थी। मतलब? वो तीवरी चढ़ाए बोला। माहा ने उसके माथे पर फैलती लकीरों को मुलाहिजा किया था, जैसे माहिल नहीं महल हो। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे लगा था। वो लब दबाए हुए बोली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी, आंखों में नमी तैर गई थी। बात सुनते ही माहिल के लब धीरे से मुस्कुराहट आ गई थी। और उसी महल में तुम कैद हो। वो नज़रें उसके सरापे पर डाले हुए बोला था। माहा ने उसे देखा। उसकी आंखों में जुनून की दास्तान थी। माहा ने घबरा कर नज़रें मोड़ ली थी। गाड़ी मंजिल पर रुक गई थी। वो गाड़ी से बाहर निकली। शॉल अब भी खुद के गिर्द लिपटी हुई थी। वो एक घर में दाखिल हुए थे जहाँ पार्टी हो रही थी। माहा ने देखा वो सब लोग बहुत ही डिसेंट थे। माहा को हैरत हुई थी। हाउ आर यू माहिल? वो एक शख्स के पास रुका था। उसने हाथ आगे बढ़ाया जिसे माहिल ने थाम लिया था। उन्होंने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया था। शी इज़ माई वाइफ। इस आदमी की नज़रें वहाँ पर देखकर करख्त लहजे में बोला तो वो शख्स नज़रें जल्दी ही फेर गया था। मुबादा अलेक्जेंडर, इसकी दुर्गत न बना दे। माहा उसके साथ खड़ी ये सब देख रही थी। वो ज़्यादा उम्र के कई लोग थे। वहाँ यंग लोग बहुत कम थे। इनके हाथों में वाइन के गिलास थे। वहाँ ने नफरत से मुंह मोड़ते हुए माहिल को देखा। उसे अपना दम एकदम ही यहाँ घुटता हुआ महसूस होने लगा था। माहिल, मेरा दिल घबरा रहा है, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली थी। दिल अजीब ही हो रहा था। माहिल ने भवें सुकेड़ों से देखा। मुझे घर जाना है। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे उन्हें आए हुए जब माहा ने घर जाने की ज़िद लगा दी थी। उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो घर जाना चाहती थी। उसने माहिल का बाजू पकड़े झिंझोड़ा था। चलो, उसने दर्शगी भरी नज़रों से देखते हुए वो उसका हाथ पकड़े बाहर निकल आया था। गाड़ी में लब पीछे बैठे उसने गाड़ी स्टार्ट की। क्या मसला हो गया था तुम्हें? तुम्हें तो आदत होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। तुम्हारी माँ का भी खून शामिल है तुम्हारी रगों में। तुम्हारे नाना को ऐसी पार्टीज़ बहुत पसंद थीं। वो तंजिया लहजे में बोला था। माहा ने नम आंखों से उसे देखा था। वो सर झुकाए बैठी रही थी जब अचानक फायर की आवाज़ खामोश फिजा में गूंजी थी। माहा का दिल धक से रह गया था। अलेक्जेंडर ने डैशबोर्ड से गन उठा थी। उसे माहा की फिक्र थी जो डर के मारे उसे देख रही थी। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। माहा को तसल्ली देते हुए उसने बाहर हाथ बढ़ाकर फायर किया था। माहा को अपना वजूद खौफ की शिद्दत से लरसता महसूस हो रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। कई गाड़ियाँ उनके पीछे आ रही थीं। माहा का दिल सूखे पत्ते की मांद लर्जा था। अलेक्जेंडर हाथ बाहर निकाले पीछे फायर कर रहा था। माहा की चीखें गूंजने लगीं तो अलेक्जेंडर ने शदीद वहशत से उसे आंखें दिखाई थीं। अगर अब तुम चीखीं तो सबसे पहले तुम्हें मारकर गाड़ी से बाहर फेंकूंगा। वो जबड़े भींचते इंतहाई सफाकियत से बोला था। माहा के लबों पर खौफ से सिसकी निकली थी। वो मुंह पर हाथ जमा गई थी। गाड़ी में मुसलसल फायरिंग हो रही थी। अलेक्जेंडर ने कोट से दूसरी गन निकाली। गाड़ी रोके वो बाहर निकलने लगा जब माहा ने फैलती आंखों से उसे ऐसा करने से रोका था। माहिल, मत जाएं, वो रोते हुए बोली थी। माहिल ने उसकी काली बरसती आंखों में देखा। दिल मोम पड़ने लगा था। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें बटरफ्लाई, मैं हूं ना। बस तुम अपने कानों पर हाथ रखो और आंखें ज़ोर से बंद करो। मैं अभी लौट कर आऊँगा तुम्हारे पास। वो नरमी से उसकी हालत का अंदाज़ा लगाते उसके गाल पर हाथ जमाए हुए बोला था। उसकी आंखों में आँच दी। माहा ने मान से उस पर यकीन करते आंखें बंद की और कानों पर हाथ जमा लिया था। वो चुपते गाड़ी से बाहर निकला और पल में निशाना लेता फायर करने लगा था। इसके लॉन्ग कोट से गन्स ऐसे निकल रही थी जैसे वहाँ गन्स का स्टॉक हो। जब एक सुनसाती हुई गोली एक साइड से हुई और उसके बाजू में आकर पेवस्त हुई थी। आह! उसने बाजू से बहते खून को देखा और फिर अपने पीछे चीख सुनी थी। गुस्से से उसकी रगें सुलग गई थीं। तुम बाहर क्यों आई, डैम इट! वो चीखा और आगे बढ़ते हुए उसे कवर किया था। उसे बस कुछ मिनट तक उन्हें संभालना था जो वो बखूबी कर रहा था। लेकिन वो नाजुक लड़की बाहर निकल आई थी। उसने कासिम को कॉल कर दी थी। जब पीछे से उनकी गाड़ियाँ आती नजर आईं तो वो माहा को बाजू दबोचे उसे गाड़ी में फेंक गया। कासिम इन आदमियों को देख रहा था। वो गाड़ी भगाता हुआ वहाँ से निकल गया। गोली लगी है। माहा बोलते बोलते रुक गई थी। उसने लहू रंग आंखों से माहा को देखा था। दिल में टीस सी उठी। अगर कुछ हो जाता तो वो एक हाथ से ड्राइव कर रहा था। बाजू में होती तकलीफ़ को भुलाए वो दिल में उठती तकलीफ़ को महसूस कर रहा था। चुप करके बैठी रहो वरना हशर कर दूंगा मैं तुम्हारा। मुझसे दूर रहो। मना किया था ना गाड़ी से बाहर निकलने को। खबरदार अगर दोबारा तुम मेरे मामलात में पड़ी। वो उसके बाल दबोचते हुए चीखा था। माहा के वजूद होली से काँप रहा था। खुद से बंद होने को था।
वो उसके बाल छोड़ते वापस गाड़ी ड्राइव करने लगा था। दर्द बुलाए ताक रखे, गाड़ी घर के आगे रोकते उसने महा को नीचे उतारा। खुद उन लोगों से निपटने का इरादा था जिन्होंने उस पर हमला करने की जुर्रत की थी। बात सिर्फ अब उसकी नहीं थी, बात उसकी बटरफ्लाई की भी थी। महा उसे बाहर जाते देख उसके पीछे लपकी। वो गाड़ी भगाता निकल गया था। महा के वजूद में खौफ से सनसनी सी दौड़ गई थी। वो शिद्दत से फूट फूट कर रो दी थी। उसे गोली लगी थी। महा को अपनी सांस अटकती महसूस हुई थी। वो किस कदर गुस्से में बाहर गया था। महा ने घर से बाहर कदम बढ़ाए थे। वो पागलों की तरह चल रही थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। बस सुनसान सड़क पर पहुँचे। कांच की बोतल उसके आगे टूटी तो बहती आंखों से उसे होश आया था। उसने आसपास देखा। वहाँ 3 लड़के खड़े थे, फुल नशे में थे। महा की आंखें खौफ से फैल गई थीं। वो तो सड़क पर गाड़ी से निकला था, ना जाने कहाँ होगा, मगर वो क्यों पागलों की तरह उसके पीछे चलती थी? सिर्फ हमदर्दी की वजह से? और वो कितना झूठ बोलती। वो उस सफ़ाक शख्स से मोहब्बत करने लगी थी। लड़कों को देख महा की रूह कांप उठी थी, जो उसी की जानिब आ रहे थे। महा ने भागना चाहा तो पाँव शल होते महसूस हुए थे, लेकिन हिम्मत करते वो भागना शुरू कर चुकी थी। इनमें से एक लड़का तो लड़खड़ा कर वहीं गिर गया था, जबकि 2 लड़कों कुछ होश में थे। वो उसके पीछे भाग रहे थे। महा को अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। वो इज़्ज़त जिसकी दुहाई वो अपने ही शौहर को देती थी, आज उस इज़्ज़त के पीछे दरिंदे लगे थे। वो सरपट भाग रही थी, लेकिन पेट में शदीद दर्द भी होने लगा था। ज़ख्म तो भर रहा था, लेकिन ज़्यादा भागने की वजह से अब दर्द होना शुरू हो चुका था। जब पीछे से एक दिलखराश चीख बुलंद हुई थी, महा ने खौफ से सहमते पीछे मुड़कर देखा था। गाड़ी की हेडलाइट खुद की आंखों में चुभती महसूस हुई। वो गुस्से से सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। वो तो उसके आदमी ने उसे बता दिया था कि मैम रोते हुए घर से बाहर निकल गई हैं। तभी वो पागल होता हुआ उसे ढूंढ रहा था। वो अब शोला ज्वाला बना उसे घूरते गाड़ी से निकला था। महा ने उसके सफ़ाक रूप को देखा था। उसने 2 लड़कों को गाड़ी से उड़ा दिया था। महा फटी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। वो महा तक पहुँचे। उसे शदीद गुस्से से घूर रहा था। अगर उसे देर हो जाती तो क्या होता, दिल सोचकर ही तड़प उठा था। दिमाग है तुम्हारे पास या नहीं? वो शदीद गुस्से में था, हाथ हवा में वहीं रो गया था। आंखें सुर्ख हो रही थीं। महा उसे इतने गुस्से में देख खौफ से आंखें मीच गई थी। क्या लेने आई थी तुम यहाँ? हाँ, मना किया था ना मैंने, मेरे मामला से दूर रहो, सुनाई नहीं देता तुम्हें? जब्त के बावजूद वो दांत पीसते, महा के बाजू गुस्से से दबोचते। उसके बंद आंखों को देखते चीखा था, जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों आई मेरे पीछे तुम? उसके बाजू पर झटका लगाते वो लब भींचते गुर्राया था। महा ने खौफ से लबरेज आंखें खोलकर उसे देखा। मैं उसके सर्द लहू छलकाती आंखों में देखा। महा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। लफ्ज़ मुंह में ही रह गए थे। बहुत पारसा बन रही थी तुम, मेरे सामने बहुत इज्जत की बातें कर रही थी, यहाँ क्यों घूम रही थी? फिर अगर मैं वक्त पर ना आता तो ये लोग तुम्हें कहीं मुँह दिखाने के काबिल ना छोड़ते। इसका बाजू झटके से छोड़े वो हकारत भरी नज़रों से महा को देखते हुए फंकारा था। गुस्से से माथे पर 3 बल नमूदार हुए थे, वही जबड़े भींचे हुए थे। उसकी बात सुनते महा नम तकलीफ़दा नज़रों से मुकाबिल शख्स को देखते। कितने सख्त अल्फाज बोलता था वो शख्स, लेकिन वो सच ही बोल रहा था। सुनकर महा को तकलीफ़ हो रही थी। यहाँ तुम्हारी वजह से आई थी, गोली लगी थी तुम्हें? महा रोते हुए ज़ुकाम ज़दा सी घुटी घुटी आवाज़ में बोली थी। साथ बुरी तरह गाल रगड़े थे। शायद ही किसी ने आज तक उससे इस तरह सख्त लहजे में बात की हो, जब तक ये डेडली गैंगस्टर उसकी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हुआ था। मैंने कहा था मेरे पीछे आओ, मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा हमदर्दी मत करो। उंगली उठाए वो उसे करकती नज़रों से देखते हुए वार्न कर गया था। वो रात के इस पहर सड़क के दरमियान में खड़े थे। सर्द हवा ने महा की रूह को कपकपा दिया था। कुछ सामने वाले के सर्द बर्फीली नज़रों का कमाल था कि वो काँप कर रह गई थी। मुझसे मोहब्बत करने की जुर्रत मत करना, मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, तुम पछताओगी अपने जज्बों की तौहीन पर। महा जमशेद खान उसकी कांच आंखों में झांकते वो सर्द तरीन लहजे में ख़तरनाक तासुरात लिए बोला था। महा के लब धीरे से फड़फड़ाए उठे थे। महा खान साक़त सी उसकी आंखों में उतरती सफ़ाकियत को देखने लगी थी। वो कैसे ये सब जान जाता था? वो ऐसी बातें भी जान गया था जिन्हें महा जमशेद खान ने खुद से भी छुपा रखा था। वो जज्बे जिन्हें वो खुद भी झुटला रही थी। सर्द मौसम में ज़ोर से बादल गरजते और छम से बारिश की बूंदें ज़मीन पर उतरती इन दोनों को अपनी लपेट में ले गई थी। हाँ, करती हूँ मोहब्बत। मोहब्बत करना गुनाह है क्या? वो चीखी थी। शदीद तकलीफ़ में दिल अब तो जज्बे छपाते हुए थक गया था। तभी गर्म सियाल के साथ सच बाहर निकल आया था। माहिल ने उसे देखा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को भिगोकर माहिल राना के दिल को अजीब ही बेचैनी में मुब्तला कर रही थीं। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत मुझसे करना गुनाह है। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा।
वो बोला तो लहजे में दर्द कर्ब था। महा को वो खुद के करीब आने से रोकना चाहता था, जाने अनजाने में वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे हर खसारा कबूल है तुम्हारे साथ। वो उसके करीब जाते हुए उसके चौड़े सीने से लग गई थी। माहिल का दिल तेज़ी से धड़क कर बारिश ने ज़ोर पकड़ा था। वो दोनों भीग रहे थे। माहा रो रही थी जबकि वो उसके जज्बों को बेलगाम कर रही थी, जिन जज्बों से वो नज़रें चुराए घूम रहा था। मत करो महा, ऐसा पछताओगी। पानी की बूंदों ने गिरते उसके बेकाबू होते जज्बात को मज़ीद बेलगाम किया था, जबकि महा उसके गिर्द अपना हिसार मज़ीद तंग कर गई थी। उसकी आंखों से खामोशी बेआवाज़ आंसू बहा था। मुझे मंजूर है, वो चेहरा ऊपर उठाए हुए उसकी सुर्ख पड़ती नज़रों में देखते हुए बोली थी। माहिल ने खुमार से सुर्ख होती आंखों से उसे देखा था। वो सख्ती से लब भीज गया था। वो लड़की मासूमियत में भी बहुत चालाक निकली थी। पहले उसके सीने में जज्बात जगाए और अब वो उसे खुद के करीब आने पर मजबूर कर रही थी। माहिर ने सख्ती से उसे खुद से दूर किया था। महा ने दर्द आंखों में भरे उससे जालिम देव को देखा था, जो माथे पर बल डाले खड़ा था। तुम जल जाओगी महा, खाक हो जाओगी तुम। वो नज़रें उसके दिलकश सरापे पर से हटाए हुए सख्त लहजे में बोला था। महा सर झुकाए हुए रोने लगी थी। वो रो रही थी और माहिल को वो आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस हुए थे। दिल शिद्दत से तड़प रहा था उसे छू कर महसूस करने को, लेकिन वो तो सदाकत ठहरा न अना परस्त मगरूर बादशाह। कहाँ दिल को इजाज़त दे रहा था वो। दिल बहुत जालिम है, किसी के साथ भी लग जाता है। उसे कहाँ पता है सामने वाला बेहिस है। वो आंखें रगड़ते हुए बोली थी। इसके खूबसूरत वजूद होले से लरजने लगा था। आंखें लाल सुर्ख हो गई थीं, बालों की लटें चेहरे के अतराफ झुकी हुई थी। ले लें बदला आप, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी माहिल। वो रोते हुए आगे को बढ़ गई थी। वो उसके पास से गुजर गई। ठंडा हवा का झोंका बने, सहरा में बारिश बने वो गुजर गई थी। अपना हिसार छोड़कर उसके बाजुओं की नरमाहट वो अब भी अपने गिर्द महसूस कर सकता था। वो जाकर खामोशी से थोड़े फासले पर खड़ी गाड़ी में बैठ गई थी। आंसू बेआवाज़ बहने लगे थे। मुंह मुठ्ठियां पीछे चलता आया था। वो ड्राइविंग सीट संभाली। दिल बोझल हो रहा था, उसके साथ का तमन्नाई हो रहा था। दिल गिड़गिड़ा रहा था उसे पाने को। वो लब पीछे इंतहाई बोझल दिल के साथ गाड़ी चलाने लगा। महा की सिसकियां गाड़ी में गूंजने लगी थीं। पहली मोहब्बत, दिल में पैदा होने वाला अनोखा सा जज्बा, अछूता सा एहसास, जो अब मुकाबिल की मेहरबानी के चलते मरने को लगा था, मुरझाने लगा था। वो हाथों में चेहरा छुपाए हुए फूट फूट कर रो दी थी। रोना बंद करो। वो जबड़े भीजे उसकी हिचकियाँ खाते वजूद को देखते हुए बेजार लहजे में बोला। महा ने सुर्ख नज़रें उठाकर उसे देखा था। क्या वाकई सब फाक था? क्या महा खान ने एक गलत इंसान से मोहब्बत की थी? क्या बदले की आग उसे कुछ नज़र नहीं आता था? क्यों गला घोट कर मार दोगे मुझे? वो आंखें रगड़ते हुए बोली थी। माहिल ने माथे पर तेवरी चढ़ाए उसे देखा था। दिल ये एकदम ही तड़प गया था। वो सर्द नज़रों से उसे देख रहा था। वो वापस सड़क पर नज़रें जमाए हुए गाड़ी चलाने लगा था। घर के आगे 30 सेकंड गाड़ी रोकी। गेट तेज़ी से खुला। उसने पोर्च में गाड़ी रोकी और महा जल्दी से भागती हुई अंदर चली गई थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती इस कमरे में चली गई थी जिस कमरे में वो तैयार हुई थी। पीछे वो लब भीजे हुए नीचे बने एक रूम में दाखिल हो गया था। अलमारी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में बंद हो गया। उसे अपने जिस्म सुलगता हुआ महसूस हो रहा था। उससे भी ज़्यादा अपना दिल कोयले पर जलता महसूस हो रहा था। वो फ्रेश होते बाहर निकला। आईने में खुद को देखा। वो एक खूबरू वजाहत का शाहकार मर्द था और वो लड़की हुस्न में अपनी मिसाल आप। क्या अलेक्जेंडर को मोहब्बत करने का हक़ नहीं था? अगर वो उससे मोहब्बत करता है, क्या इजहार करने का हक़ नहीं था उसे? वो बेड पर आते लाइट बंद करते लेट गया था। बार बार करवटें बदलने लगा था। दिल बहुत ही बेचैन हो रहा था। आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई थी उसे छूने की? वो उठकर बेड पर बैठ गया। बालों में शदीद बेचैनी से उंगलियां चलाई थीं। चैन सुकून सब तबाह हो गया था एक लम्हे में। कुछ लफ्ज़ों की वजह से, उसके इजहार की वजह से और कुछ उस नाजुक वजूद की वजह से। साइड ड्रॉ से सिगरेट निकाल कर सुलगाते लबों में दबाई थी। वो आज पहली बार सिगरेट पी रहा था। वो हमेशा सिगार लबों में दबाता था, लेकिन आज सिगरेट उसके लबों में थी। एक दो फिर तीन। उसने कई सिगरेट्स फूंक दी, लेकिन दिल का सुलगना बंद ही नहीं हो रहा था। दिल घबरा रहा था, शायद बेचैनी में। ये तुमने क्या किया बटरफ्लाई? वो गहरी सांस भरते बोला था। पूरे कमरे में सिगरेट की स्मेल फैल गई थी। उसने दिल के मुकाम पर हाथ रखा। दिल बहुत ही तेज़ रफ्तारी से धक धक कर रहा था। उसने सिगरेट घुसे से दूर फेंक दी। बेड से उतरते वो कमरे में टहलने लगा था। माथे पर पसीने की ननी ननी बूंदें वाज़ा हो रही थीं। दी डेडली गैंगस्टर को पहली बार समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पहले बार दिल बेचैन था। वो लब पीछे बालकनी में आता वापस से सिगरेट सुलगा गया। ठंडी हवा ने उसके वजूद को मंजमंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका जिस्म तप रहा था।
कहा भी था मैंने तुम पछताओगी। सुर्ख होती आंखों के साथ वो उसे तसव्वुर करते हुंकार भरते हुए बोला था। 2 घंटे गुजर गए थे, बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। रात गहरी हो रही थी, बारिश अब बंद हो चुकी थी, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था। वो तनफन करता हुआ वहाँ से हटा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। गुस्सा सर पर सवार हुआ था। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? वो मुठ्ठियाँ पीछे बड़बड़ाया था। उसने ऊपर देखा, उसकी नज़र कमरे की तरफ उठी थी। कदम कमरे की तरफ बढ़ाए वो कमरे के सामने खड़ा था। दिल अंदर जाने का बोल रहा था और दिमाग पलट जाने को। उसने दरवाजे का नॉब घुमाया, दरवाज़ा खुलता चला गया। कमरे में नीम अंधेरा था। वो अंदर दाखिल हुआ, बेसाख्ता ही नज़रें बेड पर गई थी। वो कंफर्टर ओढ़े उसका सुकून बर्बाद किए सो रही थी। इसके चेहरे पर इज़्तिराब बिखरा हुआ था। मुट्ठियों में कंफर्टर दबाए वो किसी बच्ची की तरह सो रही थी। भारी कदम उठाए वो पागल होते दिल के साथ बेड पर जा बैठा, बिल्कुल उसके पास। तुम खुद तो जलने की ख्वाहिशमंद हो, तुमने मुझे भी घसीट लिया बटरफ्लाई। वो उसके मासूम चेहरे पर नज़रें जमाए हुए बोला था। आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसके चेहरे को देख आंखों में ठंडक उतरती महसूस हुई। दिल सुकून हासिल करने के बजाय मज़ीद बेचैन हो गया। वो आहिस्ते से झुका और उसके चेहरे के हर नकुश को लबों से अकीदत से छू गया। दिल में ठंडे पानी की छींटें पड़ते थे। सुकून ही सुकून था, लेकिन वो हेज़ल ग्रीन आँखें किनारों से सुर पड़ने लगी थी। वहशत सी उसके दिल पर कब्ज़े जमाने लगी थी। तुम मुझसे ज़्यादा ख़तरनाक हो। मैं लोगों को मार देता हूँ, तुम एडिक्ट बना लेती हो, वो आदत लगा देती हो। तुम्हें छूना, तुम्हें महसूस करने को जी चाहता है। उसकी पलकों पर उंगली फेरते हुए मध्यम सरगोशी करता, बोझल लहजे में बोलता, कान पर झुकते सुलगता लम्स छोड़ गया। महा कसमसाई थी। वो धीरे से हंसा, आहिस्तगी से उस पर छाते हुए उसकी गर्दन में मुंह दे गया था। महा को खुद पर बोझ महसूस हुआ। आंखें खोलकर देखा, सर शदीद दर्द से फट रहा था। रोते रोते उसकी आंख लगी थी। अब कौन सी मुसीबत थी जिसने उसे उठा दिया था? वो मुसीबत थी अलेक्जेंडर, दी डेडली गैंगस्टर, एक किलर। उसने खुद पर झुके वजूद को देखा। दिल होले से लरस गया। जलता सा लम्स महसूस करते दिल की धड़कनें मध्यम पड़ने लगी थी। ये क्या कर रहे हो? महा का लहजा लड़खड़ा गया था। सांस भारी होने लगी थी। सुलगते लब अपने गर्दन पर महसूस हुए तो जान हलक में अटक गई थी। तुम्हारी ही वजह से मेरी वहशतों में इजाफा हुआ है बटरफ्लाई। अब इन्हें सहना भी तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने कहा था ना, मत करो मुझसे मोहब्बत, अब भुगतो। वो हाथ बढ़ाते हुए उसे गर्दन से पकड़ते, उसका चेहरा ऊपर उठाते, अपनी हेज़ल ग्रीन आंखें उसकी हैरत से डूबे चेहरे पर रखते गंभीर भारी सरगोशी कर गया था। उसके लहजे में धौंस थी और नज़रें महा के लरसते नरम व गुदाज लबों पर जमी हुई थीं। तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? वो अटकते लहजे में उसके सांसों की तपिश अपने लबों पर महसूस करते घबराहट से तर आवाज़ में बोली थी। आदत तो हो गई है ना बटरफ्लाई, ऐसी आदत जिसके बगैर गुजारा नामुमकिन सा लगता है। नशा सा हो गया है मुझे तुम्हारा। वो उसके लबों को शिद्दत से छूते हुए बोला था। महा को अपनी वहशतों से मिलवा गया था। महा को अपनी सांस कम होती महसूस हुई थी। धड़कनें अब शुरू मचाने लगी थी। वो आहिस्ते से उस पर सुलगा हुआ, मेरे वजूद में एक हिस्सा तुम्हारा है। मेरे सीने में जो ये धड़क धड़क कर पागल हो रहा है दिल है ना, वो तुम्हारी ही वजह से तो पागल हो रहा है। उसके कंधों पर नरमी से लम्स छोड़ते हुए निहायत ही नर्म मगर सर्द लहजे में बोला था। महा को अपना दिल हथेलियों में धड़कता हुआ महसूस हुआ था। जब तक मेरा वजूद है तब तक ये दिल धड़केगा, और तब तक ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। वो उसके कान में सरगोशियाँ करने लगा था। महा के चेहरे पर खौफ के बजाय गुलाल बिखर गया था। माहिल ने उसके चेहरे को देखा जो सुर्ख अनारी हो रहा था। उसने झुकते उसकी नाक को लबों से छुआ था। मुझे समेट लो महा, मैं टूट कर बिखर गया हूँ। उसकी आंखों में पानी की परतें चढ़ गई थी। महा ने शदीद दुख से उसे देखा था। वो कर्ब ज़दा नज़रों से उसे ही देख रहा था। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे और हमेशा करती रहूँगी, अपनी आखिरी सांस तक। वो उसके सीने में मुँह छुपाए हुए बोली थी। माहिल ने उसके गिर्द हिज़ार खींचा था। दिल में सुकून सा उतरा था। महा के चेहरे पर शर्म से मुस्कुराहट फैल गई थी और उसकी आदत में मुब्तला हो चुका था। मोहब्बत बस एक कदम की दूरी पर थी। महा को यकीन था वो उसे खुद से मोहब्बत करने पर भी मजबूर कर देगी। अपनी बात याद रखना बटरफ्लाई। वो उसके माथे पर लम्स छोड़ते फिर चेहरे की हर नकूश को छूते हुए आखिर में थोड़ी पर दांत गाड़ते हुए बोला था। महा ने घबराहट में उसे देखा था। वो आंखों में वहशतें लिए उसे देख रहा था। वो आंखों में अधूरापन लिए उसे मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद हुए उसे देख रहा था। महा के दिल की धड़कनें मध्यम पड़ने लगी थीं। हथेलियाँ पसीने से भीगने लगी थीं। उसने शर्ट उतारते हुए दूर उछाली और काली घटा की मांद उसे अपने आगोश में ले गई थी। अपनी सारी वहशतें महा को सौंप दी थी। वो मोहब्बत व नरमी से उसके हर नकूश को छूने लगा था। महा ने घबराकर उसके सीने में मुंह दिया था। रात बीत रही थी और वो उसे खुद में मुकम्मल उलझा रहा था। ओके जी, अब मैं आगे का नावल नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। उम्मीद है आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपना जो भी रिव्यू हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो, वो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं
माहिल तो थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, आगे क्या होगा देखा जाएगा, मगर फिर भी कुछ तो है जो माहिल को अभी और तोड़ेगा। बस कुछ तो होना चाहिए यार, इतनी इजीली महा कैसे मान गई। और दानियाल और आरज़ू की जो शर्त लगी है कि उसमें किसको जेलसी ज़्यादा होती है, ये भी आगे बहुत ही एक अच्छा सीन क्रिएट करेगी। एकदम ही नॉवेल 360 के एंगल से चेंज होगा। उम्मीद है आप सब लोग जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार होगा। चलिए अब अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे। मिलते हैं इस नॉवेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।